Hi everyone, good evening to all of you. My name is Ashna Sisodia and अभी हम PSIR पेपर 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे विच इज़ टॉपिक नंबर 8 ऑफ पेपर 2 सेक्शन ए। लास्ट टाइम हमने चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर टॉपिक कवर किया था। इस टॉपिक की पीडीएफ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है और पीडीएफ अगर आप देखेंगे तो उसमें आज के हिसाब से क्या चैलेंजेस हैं स्पेसिफिकली चाइना को लेकर के एज वेल एज रशिया को लेकर के कि किस तरीके से रशिया का रिसर्जेंस हुआ है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर बहुत ही डायनेमिकली डील किए गए हैं। क्लास में यानी कि लेक्चर में मैंने आपको थियोरेटिकली जो पॉइंट्स हैं और क्या एंगल हो सकता है थ्योरी वाइज मैंने सब समझा दिया था। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप लोग स्पेसिफिकली टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 8 को लेकर के पीडीएफ पे ज़्यादा रिलाई करेंगे क्लास को फिनिश करने के बाद। तो आज के सेक्शन में भी कुछ ऐसा ही हम कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए पेपर 2 सेक्शन ए में पहले 6 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये पूरा टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। यूनाइटेड नेशन कम्प्लीटली हम कवर कर चुके हैं। आज ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा ताकि बाकी के जो 2 टॉपिक्स बचे हैं पेंडिंग में चले जाएंगे ये। एंड इसके अलावा इंडिया एंड द वर्ल्ड विच इज़ पेपर 2 सेक्शन बी, यहाँ पर टॉपिक 1, टॉपिक 2 एज वेल एज टॉपिक 6 एंड टॉपिक 7 हमारा कवर हो चुका है। तो इस तरीके से सिलेबस को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी वो एक्चुअली में PSIR को ध्यान में रख के पढ़ाई जाएगी, यानी कि जिस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं उसको ध्यान में रख के पढ़ाई जाएगी। मैं आपको यहाँ पर बेसिक्स या फैक्चुअल चीज़ें नहीं पढ़ाने बैठी हूँ। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें पूछी भी नहीं जाती हैं। आप वैसे भी जब IR पढ़ोगे या आप जब करंट अफेयर्स पढ़ते हो या आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पर IMF और WTO जैसी चीज़ें फैक्चुअली भी आप कवर करते हैं। तो हम फैक्चुअल में यहाँ पर नहीं जाएंगे। हमारा जो आज का स्टांस हम रखेंगे वो एनालिटिकल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बना तो एक ही क्वेश्चन बनेगा और वो क्वेश्चन भी आपका एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट स्टिल पिछले कुछ सालों में 6 से 7 क्वेश्चंस इस टॉपिक से बने हैं। सो वी नीड टू नो दैट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आज के समय पे जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक दिस इज रादर देन इकोनॉमी, ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसका मतलब क्या है। देखिए, जो अभी करंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है दैट इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, यानी कि आज के समय पे 21st सेंचुरी में जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ को हम वेस्टर्न कंट्रीज़ भी कहते हैं। यानी मेनली जो वेस्ट है वो उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वही आज के समय पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बन गया है। और जब भी हम वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्पेशली हमें मेंशन करना होता है। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका का प्रमोट किया हुआ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम ही आज के समय पे हम फॉलो कर रहे हैं। तो अमेरिका का जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है उसके मेजर फीचर्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें प्रमोट की जाती हैं। जैसे कि अमेरिका वाले आपने देखा होगा कि ज़्यादातर फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं या फ्री इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते आए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अमेरिका कहता है कि फ्री मार्केट्स होनी चाहिए, सब चीज़ें आप मार्केट पे छोड़ दें। ठीक है, और इसीलिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मार्केट डिसिप्लिन को प्रमोट यहाँ पर किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब से 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया है,
ये लेमन ब्रदर्स के क्राइसिस के बाद हम देखते हैं कि अमेरिका के इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम पे सवाल खड़े हुए। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखी गई। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उन लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर रेज करने स्टार्ट किए कि जो अमेरिका जिस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम, जिस टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी या फाइनेंशियल रेगुलेशंस को या जो भी इंटरनेशनल रिजर्व सिस्टम है उसको फॉलो करता है, वो कितना इफ़ेक्टिव है और कितना नहीं। तो इसको लेकर के आज के समय पे स्पेसिफिकली 2008 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर कंसेंसस नहीं है, यहाँ पर डिबेट आ जाती है। दिस बिकम्स डिबेटेबल। डिबेट इस चीज़ पे आती है कि आगे क्या होना चाहिए। तो जनरल कंसेंसस यही कहता है कि ये जो सिस्टम है इसमें बदलाव लाने होंगे। जो इंटरनेशनल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम अमेरिका डिक्टेट कर रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वी नीड टू फाइंड सम रिफॉर्म्स इन दैट। हमें उसमें बदलाव लाने होंगे और इसीलिए इसी बदलाव के चलते डिमांड की जाती है फॉर अ न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, या एक नए टाइप की मार्केट कंडीशंस जो हैं उनको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। मतलब बोला जा रहा है कि बदलाव लाना चाहिए। तो आज का जो स्टांस है वो बहुत ही अलग है आज से 60-70 साल पहले जो हुआ करता था जब ये करंट सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, तो आपको पता है कि 1945 वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ। उसके बाद से ये जो करंट इंटरनेशनल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है वो बनाया गया था। यानी कि IMF या ब्रेटन वुड्स वाले इंस्टीट्यूशंस हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फिर 1995 में WTO आ गया। तो ये इस तरीके से इवॉल्व हुआ है। तो इसकी शुरुआत, इसका सेटअप आज से लगभग 1945 के आसपास आप कह सकते हो, 60 से 70-80 साल जो भी हैं वहाँ पर किया गया था। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद ज़्यादातर आपको पता होगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की हालत बहुत ही ख़राब थी। ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी इंक्लूडिंग इंडिया, वहाँ पर पॉवर्टी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा उस समय पे देखी गई थी। तो जब ऐसा हुआ तो काफ़ी सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया, काफ़ी सारी पॉलिसी एडवाइसेस दी गई कि आपको ऐसा करना चाहिए अगर आपको अपने देश की गरीबी दूर करनी है, अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ के साथ में आपको अपनी मार्केट जो है इंटीग्रेट करनी होगी। हालांकि आप ये देखेंगे कि जिस तरीके का इंटरनेशनल इकोनॉमिक रूल्स या सिस्टम बनाए गए हैं उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ का कोई योगदान नहीं है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनसे उनका कोई से मांगा नहीं गया, उनका कोई ओपिनियन यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया गया। इसीलिए जब मैंने लेक्चर शुरू किया तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि प्रेजेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के बनाए हुए रूल्स पे बेस्ड है। लेकिन आज के हिसाब से क्वेश्चन ये आता है कि बदलाव की ज़रूरत क्यों है, और अगर बदलाव की ज़रूरत है तो कौन कौन से रिफॉर्म्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में लाने हमें चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रिफॉर्म्स की ही, हम उस चीज़ पे भी आएंगे कि क्या सब था, लेकिन आज के हिसाब से जो डिमांड है उसका हमें पहले फोकस करना होगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी है। देखिए, आज का जो ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप है, इकोनॉमिक सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद। लेकिन जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जब 2008 का क्राइसिस आया, उसके बाद से जो वर्ल्ड इकोनॉमी है एक अलग ही टाइप का, एक नया नॉर्मल उसको देखने को मिला। यानी कि काफ़ी सारे चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिले जो कि अभी तक मैनेज नहीं किए गए हैं। और इसी के आप देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस में आज के समय पे जो रिसेशन चल रहा है, 2022 से जो रिसेशन स्टार्ट हुआ, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोविड आया, कोविड की वजह से डिले हो गया था क्योंकि अमेरिका ने पैसा छापना जो है स्टार्ट कर दिया था। राइट, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर भी आएंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि ये वहीं से कल्मिनेट हो रहा है, आपस में ये सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। और ऐसे में जो ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम्स हैं वो इस हिसाब से जो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है उनके साथ में डील नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है, दैट इज़ वाई हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस बहुत बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स जो है आउट ऑफ हैंडल हो रही हैं, हैंडल नहीं की जा रही हैं। ठीक है, बाकी वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, वो सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे यूएसए के हिसाब से, क्योंकि उस समय पे ये उम्मीद जताई गई थी कि एक लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर लाया जाएगा। ठीक है, यूएसए ने इस तरीके का प्रॉमिस भी किया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि आईएमएफ बनाया गया, वर्ल्ड बैंक लाया गया एंड गैट यहाँ पर लाया गया। गैट इज़ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ये तीन चीज़ें, ये तीन आप कह सकते हो दीज वर द थ्री पिलर्स, इनका फाउंडेशन यहाँ पर ले डाउन किया गया जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई, और यहाँ से एक ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर सेट हो गया और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जाने लगा, और वहाँ से कैपिटल फ्लोज भी स्टार्ट हो गए थे। तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है चीज़ें सेटअप की गई थी। और यूएस ने उस समय पे अपने जो एलाइज थे, उन एलाइज का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मार्शल प्लान के बारे में, कि कैसे मार्शल प्लान के थ्रू इकोनॉमिक एड प्रोवाइड की जाएगी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को, ताकि रिकंस्ट्रक्शन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का किया जा सके। और आप ये भी देखेंगे कि उसके बाद बहुत एनॉर्मस फंडिंग, बहुत सारा पैसा जो है जापान को भी गया है, स्पेसिफिकली जब कोरिया वॉर स्टार्ट हुई। इसीलिए आज के समय पे आप देखेंगे कि डिस्पाइट ऑफ कि जापान जो है वर्ल्ड वॉर टू में हार गया, जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किए गए, बट जापान वॉज एबल टू वेरी क्विकली रिकवर फ्रॉम दैट डैमेज। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फंडिंग अमेरिका से जापान में भी गई। ऑब्वियसली उसका अमेरिका का इंटरेस्ट था उसमें, क्योंकि कोरिया वॉर में साउथ कोरिया को सपोर्ट करने के लिए आसपास के जो देश थे वहाँ पर अपनी मिलिट्री या आप कह सकते हो नेवी को उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे में जापान का डेवलप होना भी कहीं ना कहीं डॉट लिंक्स हमारे यहाँ पर करता है। हालांकि मैंने आपको फिर कुछ लास्ट क्लासेस में ये भी बताया था कि 1970 के दशक के आसपास जो नाम कंट्रीज़ थी, जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, मिल करके उन्होंने एक डिमांड की, एंड दिस वाज द डिमांड फॉर अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो यहाँ पर डिमांड इसलिए की गई थी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को उतना फ़ायदा यहाँ पर नहीं हुआ है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने यहाँ पर डिमांड रखी कि भाई हमारे लिए कुछ इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए जिससे हम लोगों का भी डेवलपमेंट हो सके। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 1973 तक आते आते जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, जिसकी वजह से यूएसए को मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे फोकस करना पड़ेगा। आई होप आपको मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमी के बीच में ये डिफरेंस आपको पता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यूएसए ने उस समय पे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस लेने स्टार्ट किए। माइक्रो आप ऐसे कह सकते हो कि जब आप इंटरनली फोकस करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स में, मिनी एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हैं इकोनॉमी के, तो माइक्रो पे ध्यान जाता है। लेकिन मैक्रो का मतलब होता है कि ओवरऑल अगर आप देश की फिस्कल हालत के ऊपर ध्यान दें, ओवरऑल अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट और इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, तो ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट होती हैं। खैर, ये एक इवेंट हुआ, इसमें इतना डिटेल में फ़िलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, एक और मेजर इवेंट हुआ इकोनॉमिक इवेंट के हिसाब से मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, एंड दैट वाज इन 1997-1998 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। आई होप इकोनॉमिक्स में आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। इन द ईयर 1997-98 एशिया के जो ज़्यादातर कंट्रीज़ थे, स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशिया के, वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस देखा गया, जिसकी वजह से आईएमएफ पे सवाल खड़े हुए, जिसकी वजह से वॉशिंगटन कंसेंसस याद होगा आपको कि जब न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसीज़ हमने देखी थी कि न्यू लिबरल थिंकर्स होते हैं, जिसमें हायक थे, जिसमें मार्गरेट थैचर थी, आप देखेंगे कि न्यू लिबरल आइडियाज़ वॉशिंगटन कंसेंसस पे ही बेस्ड थे।
तो बेसिकली उस समय पे वॉशिंगटन कंसेंसस पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा कि जो बातें यहाँ पर कही गई थी कि ये स्टेप्स आपको उठाने चाहिए, मार्केट को फ्री करो, मार्केट को ओपन करो, सब बढ़िया हो जाएगा। तो ये पता चला उस समय पे कि एशिया में जब क्राइसिस आया कि ये सारी पॉलिसीज़ या ये सारे आइडियाज़ जो हैं ये भी वल्नरेबल हैं, राइट। और उस समय पर फिर रीजनल कोऑपरेशन एशिया में स्पेसिफिकली स्टार्ट हो गई थी इस चीज़ को लेकर के। फिर एक बड़ा इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट होता है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, या जिसको हम सब प्राइम क्राइसिस या मॉर्गेज क्राइसिस भी कहते हैं। ये यूएस में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इसके अलावा यूरोप में भी एक और क्राइसिस देखा गया। ज़्यादातर होता ये है कि जब भी बात की जाती है क्राइसिस की तो 2008 का टर्निंग पॉइंट लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले के जितने भी आप क्राइसिस यहाँ पर देखेंगे, मेनली ये क्राइसिस आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन 2008 में पहली बार ऐसा हुआ कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्राइसिस देखा गया न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के चलते, न्यू लिबरलिज्म के चलते। जो चीज़ 2008 में यूएसए में देखी गई वही चीज़ 2010 में यूरोप में देखी गई। तो यूरोप में उस समय पे सॉवरेन डेट क्राइसिस ये आ गया था, ठीक है। तो एक बात तो साफ हो चुकी थी कि जो लोग सोचा करते थे कि डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगा, ये वल्नरेबिलिटी साफ दिख चुकी थी कि डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट इम्यून, उनके यहाँ पर भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं। और इसके बाद ही नए चैलेंजेस, न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस जो हैं देखे गए। भारत में देखेंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2008 के बाद हमारे यहाँ पर भी थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर से सब सही चल रहा था। लेकिन फाइनली 2013-2014 के पास में पता चला कि उस समय जो चीज़ें हुई थी भारत में उसका असर बैंक्स में पड़ा था। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैंक्स के थे वो तेज़ी से बढ़ रहे थे, जो कि ये इशारा कर रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस वहाँ पर भी हैं। तो नए सेट ऑफ चैलेंजेस हर जगह दुनिया के हर कोने में देखे गए। तो जैसा इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बन गया था उसकी वजह से ये देख पाना कि कहाँ पर क्राइसिस है, कहाँ पर क्राइसिस को रोका जा सकता है या उसकी दवाई की जा सकती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ये चीज़ बहुत ही मुश्किल हो गई थी। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर दुनिया के एक कोने में कुछ होगा तो दूसरे कोने पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि 2022 में जो रिसेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है वो चीज़ आप देखेंगे कि कंटिन्यू हुई। डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो इसका असर पड़ ही रहा है, बट एट द सेम टाइम आज के समय पे इंडिया में भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रिसेशन के आसार जो हैं वो उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो देखे जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक चीज़ साफ थी कि जिस तरीके का इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, वो इंस्टीट्यूशंस इनकेपेबल थे, वो इंस्टीट्यूशंस देख ही नहीं पाए। क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस का काम था ये बताना कि फ्यूचर में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस अगर आने वाला है तो ये उससे बचा लेते, लेकिन दे वर नॉट इवन एबल टू डिटेक्ट दिस प्रॉब्लम कि एकदम से ऐसा जो भी हुआ मार्केट के साथ में। दैट मीन्स ये इंस्टीट्यूशंस केपेबल नहीं थे, राइट। और इसीलिए जो है इन चीज़ों को डील करने के लिए, इन चैलेंजेस को डील करने के लिए नए इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात की गई। न्यू इंस्टीट्यूशंस वर फॉर्म्ड टू डील विद देम। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आज के समय पे ब्रिक्स जैसा इंस्टीट्यूशन है उसको बहुत स्ट्रांगली जो है स्ट्रेंथन किया जा रहा है। आज के समय पे मेगा रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस चल रही हैं, जैसे RCEP हो गया, जैसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है या ट्रांस एटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है। इस तरीके के नए इंस्टीट्यूशंस भी फॉर्म किए गए टू डील विद देम। हालांकि हमें नए इंस्टीट्यूशंस या ये सभी चीज़ें समझने से पहले बिल्कुल बेसिक्स समझना होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस
में अगर आप ध्यान दें तो जिस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, मैंने आपको बताया 1945 से लेकर के आज तक का एवोल्यूशन 2023 तक क्या सब हो रहा है, ये सारा मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम सिलेबस के हिसाब से भी कवर करते चलें। तो यहाँ पर ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। डब्ल्यूटीओ को थोड़ा समझेंगे, एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ और वहाँ पर लाया गया काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, जो कि रशिया की तरफ से आप ये कह सकते हो कि मार्शल प्लान का ही एक जवाब था, ये लाया गया, इसके बारे में समझेंगे। और जो थर्ड वर्ल्ड की डिमांड है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, ये डिमांड आज भी एग्जिस्ट करती है। 1970 में की गई थी इसके बारे में बहुत बात, लेकिन आज के समय पे भी आपको दिखेगा कि लोग अभी भी बोलते हैं दैट वी नीड टू रिफॉर्म द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम। इट मीन्स कि हमें एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने की ज़रूरत है। और ग्लोबलाइजेशन आने के बाद चैलेंजेस किस तरीके से बढ़ गए, हाउ इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट और प्रिवेंट और ट्रीट द इश्यूज, द प्रॉब्लम्स, द क्राइसिस, वो भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक था जिसका ओवरव्यू हमने समझा, उसका पहला सब टॉपिक कवर करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। और बैकग्राउंड समझने के लिए हमें वर्ल्ड वॉर 1 थोड़ा सा समझना होगा कि उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर लाए गए। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशंस हमें समझनी होंगी कि उस समय की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो वर्ल्ड वॉर 1 आपका 1914 में स्टार्ट हुई, 1919 में ख़त्म हुई। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई 1939 में, ख़त्म हुआ 1945 में। तो हम ये देखते हैं कि 2 वॉर्स हुई, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। और जो सो कॉल्ड दुनिया की सुपर पावर्स थी, आप अगर उनकी हालत देखेंगे उस समय पे, तो इट वाज अ नेसेसिटी कि इस तरीके के मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर्स होती हैं तो उसके बाद डिस्ट्रक्शन बहुत होता है, डेवास्टेशन बहुत होता है, यानी कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत थी जो इंस्टीट्यूशंस रीबिल्ड कर सकें, वापस से जो है, जो चीज़ हमने खोई है या नष्ट हो गई है उसको दोबारा से जोड़ा जा सके या रीबिल्ड किया जा सके। ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जो वापस से ये हौसला बढ़ा सके या एक टाइप का आपको सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर सके कि अगर कुछ भी गलत होता है तो ये इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं और ये हेल्प करेंगे रिकंस्ट्रक्शन में, रीडेवलपमेंट में। कहने का मतलब है कि ज़रूरत थी उस समय पे टू स्ट्रक्चर द पोस्ट वॉर इकोनॉमी। वॉर के बाद की जो हालत थी, स्पेसिफिकली इकोनॉमी को दोबारा से किस तरीके से रिवाइव किया जाए, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी था। तो इस चीज़ को ध्यान में लेकर के जो है सारे डिसीजंस उस समय पे लिए गए। ठीक है, यानी कि एक लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस्टेब्लिश किया गया। तो माना यह जाता है कि ये जो लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, इसके चलते पीस आएगा। याद आप करो तो वुड्रो विल्सन ने अपनी स्पीच में 1919 में 14 पॉइंट स्पीच दी थी। उसमें ये चीज़ कही थी कि जितना हम जो है फ्री ट्रेड, नेविगेशन, ये सब करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, पीस एस्टैब्लिश किया जाएगा। सिमिलरली आप याद कीजिए गोल्डन आर्चेस थ्योरी हमने पढ़ी थी, जिसमें थॉमस फ्रीडमैन भी यही चीज़ कहते हैं। जितना ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग होगी, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी। आप देखते हैं कि लिबरल स्कूल में इस चीज़ पे बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन यही दी जाती है, सोल्यूशन यही दिया जाता है पीस लाने के लिए। तो उस समय पे क्योंकि यूएसए की वजह से दोनों ही वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जीती गई थी, तो यूएसए को यहाँ पर बागडोर दे दी गई। यूएसए ने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को।
वाई? क्योंकि यूएसए ने इसको इसी चीज़ के लिए प्रमोट किया बिकॉज इट वॉज इन द बेनिफिट ऑफ यूएसए। यूएसए की प्रॉस्पैरिटी तो जो थी वो जुड़ी हुई थी। अगर फ्री ट्रेड होगा तो यूएसए को ज़्यादा फायदा होगा। यही कारण है कि आप देखेंगे कि फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा। देखिए, वर्ल्ड वॉर टू से पहले ज़्यादातर ये जिम्मेदारी जो है ब्रिटेन को दी जाती थी। ब्रिटेन इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता था। इसीलिए उस टाइम का जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसको पैक्स ब्रिटानिका कहा जाता था, क्योंकि ब्रिटेन यूज्ड टू हैंडल एवरीथिंग। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद, क्योंकि ब्रिटेन उस समय पे कमज़ोर हो गया था, ब्रिटेन की जितनी कॉलोनीज़ थी वो सारी कॉलोनीज़ को डीकॉलोनाइज करके इंडिपेंडेंट कर दिया गया था, तो कमज़ोर तो फील होगा ही ब्रिटेन को। क्योंकि अपने आप में अगर ब्रिटेन को आप देखेंगे तो वो एक छोटा सा टापू टाइप का ही है, ठीक है। इट्स नॉट दैट आप ऐसा कहेंगे कि लैंड वाइज या लोकेशन वाइज जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब ब्रिटेन कमज़ोर हुआ तो यूएसए सामने आया और यूएसए ने इस्टेब्लिश किया उस समय का इकोनॉमिक ऑर्डर। तो उसी समय पे हम, याद होगा आपको, हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी रॉबर्ट जिल्पिन ने जो दी थी वो भी इसी थ्योरी को, इसी आइडिया को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर हमने इस बारे में पढ़ा भी है, क्योंकि हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी में हमने पढ़ा है कि रॉबर्ट जिल्पिन कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में कोई इनविजिबल हैंड नहीं होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में हमें ज़रूरत होती है एक ग्लोबल पुलिसमैन की, एक ऐसी पार्टी की जो लोगों को पनिश कर सके अगर वो ऑर्डर प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। तो यूएसए उस समय पे बन गया ग्लोबल पुलिसमैन, और यूएसए ने उस समय पे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और गैट जैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इस तरीके के पिलर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए, और यही पिलर्स आगे जा कर के इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का पार्ट बन जाएंगे। उसके इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि पिलर बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। तो अल्टीमेटली हम यही देखते हैं इसीलिए कि उस समय पे जो है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस इसलिए भी लाए गए थे। इसके अलावा एक और कारण था कि लीग ऑफ नेशन पहले प्रपोज किया गया था 1919 में कि पीस बनाने के लिए लीग ऑफ नेशन जो है बनाया जाएगा, लेकिन ना तो यूएस ना ही ब्रिटेन, उसके पास में इतने रिसोर्सेज थे कि अकेले मिलके वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो है उस समय पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाएँ या उसको रोक पाएँ। और यही कारण है कि वहाँ पर भी हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले। और वहीं से आप ये देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होने के बाद 1929 की बात है, 29 की बात है, जब डिप्रेशन आया, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और वहाँ से फिर इस आइडिया को, मतलब ये आइडिया थोड़ा इसको हवा देने लगे कि इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो ऐसी सिचुएशन में हेल्प कर सकें, जब भी अगर डिप्रेशन आता है, जब भी इकोनॉमी जो है बहुत ही खड्डे में चली जाती है। तो फाइनली ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होने के बाद। एक मीटिंग हुई ब्रेटन वुड्स में। ब्रेटन वुड्स कहाँ है? न्यू हैम्सफायर में है ये, बेसिकली यूएस में। आप देखेंगे वहाँ पर मीटिंग हुई, और आई थिंक इट वाज जुलाई 1944 जब ये मीटिंग हुई। और इस मीटिंग के चलते फाइनली जो है आप देखेंगे कि यूएस और यूके जैसे बड़े बड़े देश थे, उन्होंने मिल करके ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस बनाए। तो ब्रेटन वुड्स के अंडर में आईएमएफ बनाया गया, ब्रेटन वुड्स के अंडर में आईबीआरडी बनाया गया। आईएमएफ, आईबीआरडी, व्हाट इज दिस आईबीआरडी? आपने इकोनॉमिक्स में इसके बारे में पढ़ा होगा। आईबीआरडी इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और यही आईबीआरडी है आगे जाकर के जिसको वर्ल्ड बैंक कहा गया। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट की गई थी, आईटीओ। अब आप बोलोगे कि हमने डब्ल्यूटीओ तो सुना है, आईटीओ तो नहीं सुना। उसका कारण ये है कि डब्ल्यूटीओ का जो प्रेडिसेसर है, यानी उससे पहले जो इंस्टीट्यूशन प्रपोज किया गया था 1944 में, वो था आईटीओ। तो ओरिजिनली आईटीओ लाना चाहते थे, लेकिन आईटीओ का प्रॉब्लम ये हुई कि अमेरिका में जो सेनेट में पास कराना होता है आपको सबसे पहले, तो अगर वो पास नहीं करेंगे तब तक आप इसका पार्ट नहीं बन पाओगे। तो अमेरिका खुद इसका पार्ट नहीं बन पाए, इसीलिए ये चीज़ काम नहीं की। और इसीलिए जब तक ये काम नहीं किया
तब तक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसके अकॉर्डिंगली सारी ट्रेडिंग और सारा जो आप कहेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे जितना भी एंगेजमेंट था वो यहाँ पर लाया गया। और फाइनली गैट को ख़त्म करके 1995 में 1995 में WTO लाया गया। तो यानी कि यही 3 जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, ITO था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आगे जाकर के 95 में ये सक्सेसफुल हो पाया और उस समय पे WTO लाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये इंस्टीट्यूशंस ही ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि ठीक है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस कब आया, क्या कारण थे, हमने ये समझ लिया कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इसमें आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू these institutions stand for? What do these institutions stand for? तो आप ये देखेंगे कि अगर आप ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन इन तीनों वर्ड्स को तोड़ तोड़ करके समझें तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेटन वुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ब्रेटन वुड्स इज़ बेसिकली अ प्लेस जहाँ पर ये मीटिंग हुई USA में, एंड वहाँ पर इन इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया। देखिए इंस्टीट्यूशंस की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि हम बोल पाएँ कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन की ये ऑफिशियल डेफिनेशन है, लेकिन बावजूद इसके कि हमारे पास डेफिनेशन नहीं है, वी हैव एन एक्सपर्ट, ठीक है, हडसन नाम है इनका, हडसन। तो बेसिकली हडसन के अकॉर्डिंगली रफली इन्होंने एक आइडिया दिया है इसके बारे में। ये कहते हैं कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है या एक ऐसे टाइप का मैकेनिज्म है, इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ सोशल ऑर्डर, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा मैकेनिज्म सोशल ऑर्डर का, जहाँ पर आप कह सकते हो कि जितने भी लोग हैं उनको गवर्न किया जाता है विद इन अ कम्युनिटी कि आप इस तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। तो टेक्निकल सेंस में अगर देखा जाए तो ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF इसमें आता है। मेजर इसका गोल यही था कि पोस्ट वॉर यानी कि वॉर ख़त्म होने के बाद जो इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है उसको कैसे रीबिल्ड किया जाए और कैसे एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बनाया जाए जिसमें सारे कंट्रीज़ मिल करके आपस में कोऑपरेट करें, ठीक है। और इसी के चलते पहले जो ITO लाया गया क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन आगे जा कर के जो है WTO ला दिया गया 1995 में, ठीक है। तो ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, ये आइडिया कहाँ से आया है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। ये जो IMF बनाया गया, ये जो वर्ल्ड बैंक बनाए गए, ये कहाँ से आया है आइडिया? वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद ये आइडियाज़ आए हैं। उस समय पर 3 ऐसे एक्सपर्ट्स थे जिन तीनों ने मिल करके इस आइडिया को प्रमोट किया। 2 यहाँ पर आप देखेंगे कि US के थे और एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, कीनीस के बारे में आपने पढ़ा भी होगा आई थिंक। अगर आपने पढ़ी है इकोनॉमिक्स तो आपको इनके बारे में पता होगा। तो वी हैव 3, आप कह सकते हो ट्रायो ऑफ 3 एक्सपर्ट्स जिन्होंने मिल करके इस आइडिया को प्रमोट किया, ठीक है। इसमें पहले थे मॉर्गनदाउ एक्चुअली में US के ही मॉर्गनदाउ वॉज द US ट्रेजरी सेक्रेटरी। ट्रेजरी मतलब जो कोष होता है, जो आप कह सकते हो एक तरीके से फॉरेक्स या इस टाइप का जिसमें पैसा होता है आपके पास, राइट। तो ट्रेजरी, US के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, हेनरी मॉर्गनदाउ, ही वॉज देयर। उनकी सजेशन थी, उनके रिकमेंडेशन थी, और इनके एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे डेक्स्टर वाइट, हैरी डेक्स्टर वाइट, एंड एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे कीनीस, जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। आपने अगर एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा है तो इनके बारे में भी इकोनॉमिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा।
तो ये 3 लोग थे, ये 3 एक्सपर्ट्स थे जिनके चलते ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन बेसिकली बनाया गया था। इसके पीछे का एम क्या था? ये चाहते थे कि अगर वॉर होती है तो वॉर होने के बाद जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो इस तरीके का हो जहां पर कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग हो सके, यानी कि सारी पार्टीज अपना से रख सकें। कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग, बेसिकली इस एम को ध्यान में रखते हुए ही ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया जा रहा था उस समय पे, कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस में आपस में कोऑपरेशन रहे सभी देशों के बीच में। तो हमें पता भी है एक मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क की ज़रूरत भी थी। जितने भी एलाइड कंट्रीज़ थे उनके लीडर्स को ये चीज़ पहले ही फील हो चुकी थी, पर्टिकुलरली यूएस और ब्रिटेन के लीडर्स को, कि हमको वॉर के जो डिस्टेबलाइजिंग इफ़ेक्ट हैं, जो डिप्रेशन है, ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, या जो भी ट्रेड को लेकर के बैटल्स होती हैं उसके जो डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होते हैं उसको किस तरीके से दूर किया जाए, उसको दूर रखने के लिए कोई ऐसा फ्रेमवर्क हमें बनाना चाहिए, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें बनाना चाहिए जहाँ पर सभी देश मिलकर के आपस में डिबेट करें, डिस्कस करें, अपना पक्ष रखें, अपना जो भी उनका आइडिया है वो रखें, राइट। और इसीलिए आप देखेंगे कि मॉर्गनडाउ ने जब ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस बनाया जा रहा था अपनी ओपनिंग स्पीच में ये चीज़ कही थी। उन्होंने ये चीज़ कही थी कि क्योंकि आपस में देश मिलकर के नहीं रहते हैं, क्योंकि आपस में मिलकर के जो देश हैं वो नहीं एंगेज करते हैं, इसी वजह से देशों के बीच में बहुत कड़वाहट हो गई है, ठीक है। तो उस कड़वाहट को दूर करने के लिए, या जो बिविल्डरमेंट है कि एक दूसरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, एक दूसरे पे बिल्कुल अटेंशन नहीं आता है देशों का, वो हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो बिविल्डरमेंट एंड बिटरनेस एक टर्म यूज़ की थी इन्होंने अपनी ओपनिंग स्पीच में। इन्होंने कहा था कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट। जब 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया उसके बाद लोग बहुत ही कंफ्यूज थे, ठीक है, क्योंकि उस समय पे लोगों ने बहुत इकोनॉमिकली बहुत हार्डशिप्स देखी हैं। ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टाइम था जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी बहुत ही अनसर्टेन थी, बहुत लोग जो है फ्रस्ट्रेटेड थे। जैसे आज का समय अगर आप देखिए, ठीक है, जो रिसेशन आया है, ये रिसेशन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इट कैन कन्वर्ट इनटू डिप्रेशन, ठीक है। आपको पता होगा कि रिसेशन की अगली जो स्टेज होती है वो डिप्रेशन होती है। तो आप ये देखेंगे कि रिसेशन में ही इस समय पे जो सिचुएशन है कि ऑलरेडी भारत में अगर आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, बाकी सभी देशों में इंक्लूडिंग इन द डेवलप्ड कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज के समय पे बढ़ गया है रिसेशन की वजह से। और ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप देखेंगे तो महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप मार्केट में देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स कितने बढ़ गए हैं, ठीक है, आज के समय पे रियल एस्टेट बहुत महंगा हो गया है, तो आम आदमी के लिए घर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। इंडिया में ही, डेवलप्ड कंट्री में तो है ही है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ वी थिंक अबाउट इट कि कनाडा में भी इसी तरीके की सारी सिचुएशंस आपको रिसेशन के बाद की दिखेंगी, जबकि पहला ऐसा नहीं था। तो अल्टीमेटली हम यही देखते हैं कि ये चीज़ डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है। तो उस समय पे जो लोगों की हालत थी, जैसा लोग फील कर रहे थे, तो इसीलिए मॉर्गनडाउ ने ये चीज़ कही थी अपनी जब ओपनिंग स्पीच दी। तो ये कहते हैं एक नेगेटिव इमोशन के साथ कि लोग जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या लोग जब कंफ्यूज्ड होते हैं, इन सब चीज़ों से बहुत हार्डशिप फेस कर रहे होते हैं, तो यहाँ से 2 बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। पहला, या तो वो ऐसे लोगों की तरफ जाएंगे जैसे फासिज्म आया जर्मनी में, है ना। आप देखेंगे कि लोग फ्रस्ट्रेटेड थे जर्मनी के, इसीलिए वो एक ऐसा मसाया या मसीहा ढूंढ रहे थे और उन्हें हिटलर मिल गए जो उनको प्रॉमिसेस कर रहे थे कि ऐसा करेंगे हम, वैसा करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आगे जा कर के अथॉरिटेरियनिज्म या डिक्टेटरशिप हिटलर की देखी गई। हिटलर ने आगे जा कर के नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपनी फॉलो की।
तो पहला प्रॉब्लम तो ये इन्होंने बताया कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। दूसरा मॉर्गनडाउ कहते हैं दूसरी प्रॉब्लम होती है कि या तो ऐसा होगा कि आप ऐसे लीडर की तरफ जाओगे या फिर देर विल बी अनदर वॉर, देर विल बी आउटब्रेक ऑफ वॉर। तो इसीलिए आप देखेंगे कि मतलब हिटलर वॉज देयर, डेफिनेटली वॉज वन ऑफ द रीज़न। हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले हुआ उनकी तरफ से। बट ऑन टॉप ऑफ इट ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930 ऑलमोस्ट एंड था और 2930 में ये चीज़ स्टार्ट हुई, बहुत लंबे समय तक चली। अल्टीमेटली लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि इट लेड टू अनदर वॉर 1939 तक आते आते। तो ये चीज़ें कल्मिनेट होते होते एडअप होते होते वॉर में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऐसा मॉर्गनडाउ ने अपनी ओपनिंग स्पीच में कहा था। तो इसीलिए जो है मॉर्गनडाउ बहुत ही ध्यान से अपनी स्पीच में ये चीज़ कहते हैं कि हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो लोग नए इंस्टीट्यूशंस को प्रपोट करते हैं, ठीक है, वो यही कहते हैं कि जितना ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। तो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस को लाने का कारण ये भी था कि इसके चलते पीस आ सकता है, राइट। और अगर आप आईएमएफ को देखें, आईएमएफ लाया गया, आईएमएफ ने एक स्टेबल क्लाइमेट, इनका ये कहना था मॉर्गनडाउ का कि एक स्टेबल क्लाइमेट प्रोवाइड करेगा आईएमएफ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, क्योंकि जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को हार्मोनाइज करेगा, ठीक है, एक्सचेंज स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखेगा। इस तरीके के टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कभी कभी आईएमएफ प्रोवाइड कर सकता है उन कंट्रीज़ को जो कंट्रीज़ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से या बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि 1990 के बाद जब भारत ने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस किया तो उस समय पे आईएमएफ ने ही इंडिया को जो है उस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बाहर निकाला। हालांकि कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें भारत पे इम्पोज की गई थी, बट अल्टीमेटली दिस हैपेंड। सिमिलरली वर्ल्ड बैंक का आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक की क्या इंपॉर्टेंस है कि वर्ल्ड बैंक उन सभी कंट्रीज़ की कैपेसिटी को इम्प्रूव करेगा, उन सभी कंट्रीज़ जो गरीब कंट्रीज़ हैं स्पेसिफिकली या वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि पीछे हो गई हैं, इम्पोवरिश्ड हैं ऐसी कंट्रीज़, तो उनको पैसा देगा रिकंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, पैसा लेंड करेगा बेसिकली, मतलब उधार पे दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ही लो रखा जाएगा, बहुत ही मिनिमम रखा जाएगा। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को लाना बहुत ज़रूरी था लोगों को होप भी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज तो मॉर्गनडाउ ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इनटू वॉर। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो आईएमएफ लाया गया या वर्ल्ड बैंक लाया गया, दोनों की मैंडेट देख लेते हैं एक तरीके से। हम ज़्यादा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम एनालाइज करते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस ने किस तरीके का रोल जो है वो प्ले किया है। ठीक है, तो दोनों की मैंडेट समझना ज़रूरी है। जैसे अगर आप आईएमएफ की मैंडेट देखते हैं तो आईएमएफ इंटरनेशनल लेवल पे मॉनेटरली आपस में देश कोऑपरेट करे, इस पे मेन फंक्शन करता है। आईएमएफ सभी देशों को एडवाइस करता है, सभी देशों को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि सभी देश अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए, राइट। इसके अलावा आईएमएफ जब भी देशों को एडवाइस देता है, ठीक है, फंडिंग भी देता है, ठीक है, लोन की फॉर्म में, या देशों को काफ़ी सारी कंट्रीज़ को हेल्प करता है उनके पॉलिसी प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने में। जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, सफिशेंट फाइनेंसिंग सपोज़ कीजिए कि अफोर्डेबल टर्म्स में यहाँ पर दी जाती है। आपको कहीं से पैसे की ज़रूरत है, आप पैसा अगर लेंड करते हैं तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, लेकिन आईएमएफ ऐसा नहीं करता है। अफोर्डेबल टर्म्स में आपको पैसा दिया जाता है ताकि आपका जो भी इंटरनेशनल पेमेंट है वो आप समय से कर पाएँ। ठीक है, आईएमएफ के जो लोन्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के भी होते हैं, मीडियम टर्म के भी होते हैं। तो मेनली ये लोन कहाँ से आते हैं? आईएमएफ के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने एक पूल बना रखा है, मतलब हर एक कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, पैसे डाले हुए हैं आईएमएफ में, ठीक है, और वहाँ से यही पैसा जो बेसिकली अपना अपना जो कोटा है, जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उस हिसाब से आपका से रहेगा। आई होप आपने इकोनॉमिक्स में डिटेल में ये पढ़ा होगा, मैं आपको बस लेमैन टर्म्स में यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ कि व्हाट आईएमएफ डस। ठीक है, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं अगर उनमें से कोई मेंबर का
कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है तो ये पैसा यहाँ से यूज़ किया जाता है इस तरीके से। बाकी आईएमएफ का जितना भी स्टाफ है आप देखेंगे वो सारे के सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में। तो आईएमएफ की मैंडेट तो हमें समझ में आ गई है, वी हैव अंडरस्टूड कि आईएमएफ करता क्या है। यहाँ पर कोटा के हिसाब से जो भी पैसा होता है यहाँ पर उसको ही उसी पैसे को यूज़ किया जाता है और हेल्प की जाती है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म फंडिंग भी होती है और आपकी मीडियम टर्म फंडिंग भी होती है, पॉलिसी एडवाइस वगैरह सब दी जाती है। अब अगर वर्ल्ड बैंक को देखें तो मेन फंक्शन वर्ल्ड बैंक का यही है लॉन्ग टर्म में। मैंने आपको बताया ना आईएमएफ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में काम करता है इन केस यू फेस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक की मैंडेट क्या है, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काम करता है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा और वर्ल्ड बैंक ध्यान देता है पॉवर्टी रिडक्शन पे, कि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो गरीबी है उसको कैसे एलिमिनेट किया जा सके या कम किया जा सके। और इसीलिए आईएमएफ की तरह ये भी टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हो गया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी पैसा यहाँ पर दिया जा सकता है। जैसे वर्ल्ड बैंक पैसा देता है कि आपको सपोज़ कीजिए कि स्कूल्स बनाने हैं या हेल्थ सेंटर बनाना है या वाटर या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है या कोई सपोज़ कीजिए बीमारी है, किसी डिजीज़ से फाइट करना है या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इस तरीके का पैसा वर्ल्ड बैंक से जो आता है इन तरीके के प्रोजेक्ट्स में जाता है। बाकी वर्ल्ड बैंक का भी वही है, ये लोग भी लोन प्रोवाइड करते हैं और इनका जो लोन होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, और लोन ऐसा होता है कि दूसरी कंट्री भी, मेंबर कंट्री भी आपको फंड कर सकती है या फिर आप बॉन्ड इशू करके भी लोन यहाँ से उठा सकते हैं। बॉन्ड इशुएंस भी यहाँ पर होता है। तो लोन से पे ही पैसा उठता है यहाँ से, आईएमएफ से भी ले सकते हैं आप, वर्ल्ड बैंक से भी ले सकते हैं। आईएमएफ किस केस में लेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, बीओपी क्राइसिस टाइप में। वर्ल्ड बैंक में कब लेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कुल मिलाकर के 4 मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन है, एक आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, और ऐसे ही है एक मिगा इज़ मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब ये सारी चीज़ें अगेन इकोनॉमिक्स का पार्ट हैं, हम इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम मेनली फोकस करते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर लाए गए, जिन ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें 3 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इसमें से अभी हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे ध्यान दे रहे हैं, ये होगा तो हम फिर डब्ल्यूटीओ पे ध्यान देंगे, राइट। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ काम कैसे करते हैं, देखिए इनकी मैंने आपको बता दिया कि देखो आईएमएफ की शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की मैंडेट होती है, वहीं वर्ल्ड बैंक की लॉन्ग टर्म की होती है। तो जब ये अपनी इंडिपेंडेंट मैंडेट्स डिस्चार्ज करते हैं, जब अपना काम कर रहे होते हैं, तो दोनों ही इंस्टीट्यूशन कोऑपरेशन पे ध्यान देते हैं। तो एक चीज़ तो अच्छी है कि ये दोनों ही इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट करते हैं, बोथ ऑफ देम आर द फ्रेमवर्क फॉर cooperation. They both are providing the framework for cooperation. और इसीलिए आप ये भी कह सकते हो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेट भी करते हैं, साथ साथ भी काम करते हैं, इस तरीके से कि ये दोनों ही इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो समय समय पे इनका कोलैबोरेशन होता रहता है रेगुलरली, और बहुत सारे लेवल्स पे बहुत सारे मेंबर कंट्रीज़ को असिस्ट भी करते रहते हैं अलग अलग इनिशिएटिव्स में। इनफैक्ट आपको पता है इनकी एनुअल मीटिंग्स भी होती हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इनके मिलते हैं, आपस में कंसल्टेशन होता है, करंट जो भी मुद्दे होते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, उन पे बात की जाती है। इनफैक्ट जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यहाँ पर इन मीटिंग्स में मिलते हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि कैसे इंटरनेशनल जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उनके साथ में डील किया जाए और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की प्रायोरिटी कैसे सेट होगी। ठीक है, तो ये जो मीटिंग होती है, दिस मीटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट कमेटी। इनके बीच में एनुअल मीटिंग्स होती हैं। डेवलपमेंट एक कमेटी बनाई गई है, दोनों मिलकर के यहाँ पे ये मेक श्योर करते हैं कि
डेवलपमेंट हो सके और जो भी क्राइसिस है उसके साथ में कैसे डील किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो ये जो कमिटी है, ये जो अभी मैंने आपको बताया कि ये कोलैबोरेट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ये कमिटी बनाई गई थी 1974 में बेसिकली। तो ये कमेटी बनाई गई थी कि कुछ ऐसे क्रिटिकल मुद्दे हो सकते हैं डेवलपमेंट को लेकर के ही, जिन पे इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को भी एडवाइस किया जाए, राइट। जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हमें रेज करनी है ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पेसिफिकली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर प्रमोट कर पाएँ। और इसीलिए जो IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं वो भी रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, एक दूसरे से कंसल्ट भी करते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट्स भी इनकी आती हैं। ठीक है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स जॉइंट तरीके से ये लिखते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ को लेकर के साथ में काम करते हैं, विजिट भी करते हैं। बाकी IMF और वर्ल्ड बैंक का जो स्टाफ है वो भी मिल करके कोलैबोरेट करता है। अब ये तो मेजर मुद्दे हो गए कि IMF किस पे ध्यान दे रहा है और वर्ल्ड बैंक किस पे ध्यान दे रहा है, लेकिन इसके अलावा दोनों मिलकर के और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी कंट्री, सपोज कीजिए कि कोई बहुत ही गरीब कंट्री है और उस कंट्री के ऊपर बहुत सारा कर्जा है। ठीक है, तो ऐसी कंट्री को हम कह देते हैं कि दैट कंट्री इज़ अ हेविली इंडेटेड पुअर कंट्री। तो HIPC इनिशिएटिव एक स्टार्ट किया गया। व्हाट इज़ दिस HIPC इनिशिएटिव? HIPC इनिशिएटिव की फुल फॉर्म लिख लीजिए, हेविली इंडेटेड। इसका मतलब होता है जिस गरीब कंट्री पे, पुअर कंट्री, जिस गरीब कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो, इंडेटेड मतलब बहुत ज़्यादा कर्जा हो, तो उन कंट्रीज़ के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया कि IMF और वर्ल्ड बैंक मिल करके हेल्प करने की कोशिश करेंगी इन कंट्रीज़ को कि उनका जो कर्जा है वो कम से कम हो सके। सिर्फ एक ये इनिशिएटिव नहीं है, इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है MDRI इनिशिएटिव। MDRI इज मल्टी लेटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ BOP क्राइसिस और यहाँ पर सिर्फ पॉवर्टी रिडक्शन या इस तरीके की चीज़ों पे काम किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन पे काम किया जाए। दे ऑल्सो वर्क फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जो बहुत गरीब कंट्रीज़ हैं, उनके जो कर्जे हैं उनको भी कम करने में हेल्प करती हैं। जो भी लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनके जितने भी डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उनको अचीव करवाने की कोशिश करती हैं ताकि फ्यूचर में इन कंट्रीज़ को दोबारा से कर्जे की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसीलिए IMF और वर्ल्ड बैंक का जो भी स्टाफ है वो मिल करके ऐसी कंट्रीज़ के डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस तैयार करता है, इस तरीके का फ्रेमवर्क तैयार करता है जो वो कंट्रीज़ फॉलो कर सकती हैं ओवर द लॉन्ग रन, ताकि वो कर्जे से फ्री हो सके। इसके अलावा पॉवर्टी रिडक्शन में दोनों काम करते हैं। इनफैक्ट एक स्ट्रैटेजी पेपर भी यहाँ पर 1999 में एक पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी, पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी पेपर, ये अप्रोच भी जिसको कहा जाता है PRSP अप्रोच, ये अप्रोच भी यहाँ पर शुरू की गई IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसमें क्या है कि कैसे एक कंट्री की प्लान ये है कि कैसे एक कंट्री की जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उसको लिंक किया जा सके, कैसे उनको डोनर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, कैसे उस कंट्री का विकास किया जा सके, पॉवर्टी वहाँ पर कम की जा सके। ये मतलब बेसिकली मिल करके काम करते हैं उसको लेकर के। तो ये जो अप्रोच आपको दिख रही है, ये अप्रोच बेसिकली इसी इनिशिएटिव के अंडर आती है, HIPC इनिशिएटिव के अंडर। ठीक है, फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि जितनी भी आपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ा होगा, आज के समय पे तो वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG की बात होती है, लेकिन SDG का जो प्रेडिसेसर है
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये लाए गए थे। 2004 में IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने मिलकर के एक ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की थी, जिसमें ये बताया गया था, सारी प्रोग्रेस बताई गई थी कि कितना ज़्यादा हमें जो यूनाइटेड नेशन का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करने के लिए कितना हमें और रिसोर्सेज चाहिए, कितनी प्रोग्रेस यहाँ पर हुई है। तो ये रिपोर्ट में बताया गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से डेवलपमेंट पार्टनरशिप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या वो अपने क्राइटेरियाज को, जो भी गोल्स उनको दिए गए हैं, क्या वो उनको अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का भी काम करते हैं, दे मॉनिटर प्रोग्रेस। तो आपको कितनी बार ऐसे दिखेगा कि IMF की स्टेटमेंट आई है कि या वर्ल्ड बैंक की आई है कि इंडिया जो है इतने उस पर ग्रो करेगा, इंडिया की इकोनॉमी का फॉरकास्ट हुआ है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर मॉनिटर की जाती हैं। एक कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी असेस किया जाता है कि ये कंट्री कितना फाइनेंशियली स्टेबल है, क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर या क्या वल्नरेबिलिटीज़ आ सकती हैं, कौन सा ऐसा स्ट्रेंथ है, इनका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, वो सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर दी जाती हैं। ठीक है, तो मेजर ये इन इंस्टीट्यूशंस का काम था। अब ये आता है कि अच्छा ठीक है, ये इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, ये इंस्टीट्यूशंस का एम ये था, तो अल्टीमेटली ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करने में कितना सक्सेसफुल रहे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन इंस्टीट्यूशंस ने अचीव की हैं, राइट। तो इसमें आता है कि देखिए पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे, पिछले 70 सालों में ही अगर हम देखें तो रिमार्केबल ग्रोथ हुई है, इतनी तेज़ी से ग्रोथ हुई है, इंटरनेशनल एक्सचेंज कितना एक्सपांड हुआ है इनफैक्ट। तो वो सारा आप कह सकते हो कि क्रेडिट दिया जा सकता है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस को। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड कितना तेज़ी से ग्रो किया है, स्पेसिफिकली आप देखेंगे कि 1950 से लेकर के 1975 का ये जो टाइमलाइन है, ये जो 25 साल है, इन 25 सालों के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑलमोस्ट डबल हो गया। इट वॉज डबल, मतलब जितना हुआ करता था इन इंस्टीट्यूशंस के चलते डबल हो चुका था रेट। वर्ल्ड प्रोडक्शन बढ़ चुकी थी, एक्सचेंज कंट्रोल्स लिबरलाइज हो चुके थे, इसके अलावा इंटरनेशनल मनी, कैपिटल मार्केट्स, क्रॉस बॉर्डर फ्लो बहुत हो रहा था, ये सारे अच्छी अच्छी चीज़ें देखी गई। इसके अलावा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया। कितनी बार ऐसा हुआ IMF ने शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया, लिमिटेड अमाउंट के लिए कुछ पैसा दिया, ठीक है, किसी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। सिमिलरली लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट देने में वर्ल्ड बैंक ने बहुत अच्छा काम किया। वर्ल्ड बैंक ने जो भी वॉर डिवास्टेटेड एरियाज थे, जहाँ पर वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, उनको रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया। इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट 2012 की रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक को इसके लिए बहुत सराहा गया था कि ये जो वर्ल्ड बैंक ने किया है स्पेसिफिकली वॉर डिवास्टेटेड एरियाज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ को जिस तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, इससे ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो देखा गया। साथ ही साथ जो गैट लाया गया, जनरल एग्रीमेंट, उसके चलते हमें ट्रेड में नॉन डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। इस तरीके के बार्गेनिंग राउंड्स हुए हैं जब टैरिफ्स को लेकर के बात होती थी, राइट। तो बेसिकली व्हाट वी कैन सी इज इंटरनेशनल जो मार्केट थी वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती चली गई, और ऐसे में ही फिर हमें ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, TNC, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस देखने को मिली, ऐसी कंपनीज जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट हो रही थी। तो ये भी एक तरीके से बहुत ही पॉजिटिव आउटकम था, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट किया गया एंड मल्टीलेटरलिज्म और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की गई, राइट। आज के समय पे भी आप देखेंगे कि जितनी ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा लाने की ज़रूरत है, बट अगेन ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। और ऐसा नहीं है कि जो ये इंस्टीट्यूशंस थे इन्होंने सिर्फ स्टेट्स या कंट्रीज़ को ही गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं। जो ये इंस्टीट्यूशंस थे, स्टेट एक्टर्स के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स को भी यहाँ पर काफ़ी सजेशंस, काफ़ी पॉलिसी एडवाइसेस दी गई। जैसे कि जो बड़े बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो TNCs हैं, इनको भी IMF या वर्ल्ड बैंक की तरफ से आप देखेंगे कि क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टर हैं इंटरनेशनल सीन में अगर देखा जाए, तो इनको यहाँ पर काफ़ी सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा
जिस जिस तरीके से वर्ल्ड मार्केट चेंज होती रही वैसे वैसे कैसे मैकेनिज़म्स लाने चाहिए, कैसे फंक्शन करना है, उसमें बहुत हेल्प मिली। इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में स्पेसिफिकली गुड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, ये मतलब आप कहो देखोगे कि यहाँ पर इस तरीके के स्टैंडर्ड्स यहाँ पर सेट किए गए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम कह सकते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस थे दे बिकेम स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। और इन इंस्टीट्यूशंस ने रिसर्च भी करी है काफ़ी सारी। इन इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी ऐसे मतलब स्टैंडर्ड सेट किए, प्रेसिडेंट सेट किए, ठीक है। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे पॉजिटिव एक्शंस लिए गए। और जितनी भी कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ में भी, जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ में भी डील करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया गया है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे दे एक्टेड एज अ रोल मॉडल फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस कि आपको भी ऐसे ही काम करना चाहिए, प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। लेकिन जितना अच्छा अच्छा इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बोला जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही है, इनका क्रिटिसिज्म भी एग्जिस्ट करता है। तो थोड़ा सा अब बात करते हैं हम क्रिटिसिज्म के ऊपर कि हाउ दीज इंस्टीट्यूशंस वर क्रिटिसाइज्ड। एग्जाम्पल के तौर पे जब IMF और वर्ल्ड बैंक को क्रिटिसाइज किया गया, इनको समय समय पे क्रिटिसाइज किया जाता है, स्पेसिफिकली जब भी एक नया टाइप का क्राइसिस यहाँ पर आता है, ठीक है। जैसे 1998 का डेट क्राइसिस हो गया, एनवायरमेंटल क्राइसिस हो गया, या कभी भी क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस होता है। तो क्वेश्चन यही होता है कि आप पॉलिसी एडवाइसेस दे रहे हो सारी गवर्नमेंट को, तो आप समय पर डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए इन सब चीज़ों को, राइट। बाकी ये भी क्रिटिसिज्म किया जाता है कि आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते हो जब भी आप अपनी मैंडेट्स पे काम करते हो, आप ह्यूमन राइट को वायलेट करते हो इन सम नेशंस, ठीक है। तो ह्यूमन राइट वायलेशंस का कह दिया जाता है, या कुछ लोग एक्यूज करते हैं दैट दीज इंस्टीट्यूशंस डू नॉट फॉलो rule of law in some nations. I'm not saying overall, I'm saying in some nations, ठीक है, ऐसा कह दिया जाता है। या इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जब भी आप लोन किसी कंट्री को देते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग लोन्स। तो इतनी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए अगर आप लोन भी प्रोवाइड कर रहे हो तो। दूसरा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप जिस तरीके के प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस को सपोर्ट करते हैं, उन गाइडलाइंस के चलते सबसे ज़्यादा फ़ायदा डेवलप्ड कंट्रीज़ का होता है। तो यू प्रोवाइड मोर बेनिफिट टू डेवलप्ड नेशंस, ऐसा भी कहा गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, या आप कह सकते हो देयर इज लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। बिकॉज इसी वजह से तो IMF को भी रिफॉर्म करने की बात की जाती है, राइट। और ये भी कहा जाता है कि ये इंस्टीट्यूशंस कहीं ना कहीं दे कॉम्प्रोमाइज सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? देखिए, कॉम्प्रोमाइजिंग सॉवरेनिटी इन द सेंस दैट कि जिस तरीके के स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स ये जो इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं, राइट, विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी एस्पेक्ट, तो उसमें कहा जाता है कि जो ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी होता है कि किस कंट्री में कहाँ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये सभी चीज़ें, तो टू एन एक्सटेंट आप कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हो एक तरीके से। बट जितनी भी अचीवमेंट्स एट द एंड आप यही कहोगे कि इन इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर अचीव की है। हमेशा क्रिटिसिज्म आता है, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स रहती हैं कि दीज इंस्टीट्यूशंस हैव अब्यूज द रूल ऑफ लॉ एंड दिस एंड दैट, लेकिन जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं या जो भी क्रिटिसिज्म है, बावजूद उसके अगर ओवरऑल देखा जाए हमें, तो जो स्ट्रक्चर या जो पॉलिसीज़ जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, दे हैव इम्प्रूव्ड ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। ये आप इसके बारे में, इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में कह सकते हो, ठीक है।
तो ओवरऑल जो भी आपके डेवलपमेंट्स थी, मैंने फैक्चुअल पे ध्यान नहीं दिया है, आई हैव एनालाइज्ड एवरीथिंग, राइट। तो हमने एवोल्यूशन तो पूरा देख ही लिया है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ। हमने ब्रेटन वुड्स के IMF और वर्ल्ड बैंक को थोड़ा एनालाइज किया है। अब हम WTO को एनालाइज करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट WTO इन दिस केस। ओके, तो सबसे पहले हम WTO का समझते हैं कि WTO के मेजर फीचर्स क्या थे, किस तरीके से इवॉल्व हुआ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले WTO को लाने की कोशिश की गई थी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1947 की ये बात है जब एक अटेम्प्ट की गई कि एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोकस करे ऑन द मैटर्स ऑफ ट्रेड एंड कमर्शियल पॉलिसी। तो व्हेन वाज दिस, लेट अस राइट इट डाउन अ लिटिल। ITO सबसे पहले सजेस्ट किया गया यहाँ पर 1947 में, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन टू लुक इनटू द मैटर्स ऑफ ट्रेड एंड आप कह सकते हो कमर्शियल पॉलिसी पे, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ध्यान दे सके। तो उसको लेकर के काम यहाँ पर शुरू हो गया। तो यहाँ पर एक चार्टर लाया गया सबसे पहले ITO को लाने के लिए। ये चार्टर जो था, इसको बनाया गया था, इसको ड्राफ्ट किया गया था हवाना कॉन्फ्रेंस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक चार्टर बना दिया गया। कहाँ पर? देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस। ये वही समय है जब बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी। याद कीजिए, हमने अभी तक काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं। हमने याल्टा कॉन्फ्रेंस देखी है, पोट्सडम कॉन्फ्रेंस के बारे में हमने पढ़ा, वैसे ही एक हवाना कॉन्फ्रेंस थी। तो हवाना कॉन्फ्रेंस में ये चार्टर लाया गया। हालांकि इस चार्टर को कभी रैटिफाई नहीं किया गया। उसका कारण यही है बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। ऐसे कंट्रीज थे जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, फ्री मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम चाहते थे, और एक पार्टी ऐसी थी, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज ऐसा था जो ये चाहते थे कि पूरी तरीके से नेशन बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। अब वो क्या है उस बारे में तो खैर इतना डिटेल में फ़िलहाल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ITO नहीं पढ़ना है। हमारे पास ITO को लेकर के क्वेश्चन नहीं आएगा, बस उसका बेसिक्स हमें समझना होगा। बस इतना याद रखिए आप कि दिस वॉज नॉट सक्सेसफुल। तो उस समय पे अमेरिका ने ये प्रपोज किया था कि ITO क्योंकि नहीं आ पाया, अमेरिका भी इसको पास नहीं करा पाया अपनी सेनेट में, वहाँ से अप्रूवल नहीं मिला, इसीलिए ITO की जगह पर अमेरिका ने प्रपोज किया कि जब तक ITO नहीं या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हम सक्सेसफुली नहीं ला पाएंगे, जब तक इस चीज़ पे एग्री नहीं करेंगे, तो क्यों ना हम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ पे काम करें। तो ये अमेरिका का प्रपोज किया हुआ था गैट। सो उस समय पे गैट लाया गया, ठीक है। तो गैट को बनाने का कारण क्या था? क्योंकि देखिए, गैट सबसे पहले समझिए ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही गैट का कोई सेक्रेटेरिएट था। तो बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड को और भी ज़्यादा लिबरलाइज करने के लिए ये लाया गया। और गैट में क्या होता था कि नेगोशिएशंस वगैरह होती थी, और यहीं से ही आगे नेगोशिएशंस आगे चल चल के हम देखेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में आ गया। तो बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो गैट सबसे पहले 1947 में, क्योंकि ITO सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो गैट जब लाया गया तो इसके इम्पॉर्टेंट मेजर फीचर्स क्या थे? देखिए, मेजर 2 फीचर्स हैं यहाँ पर जो आपको याद रखने हैं। पहला तो कि बेसिकली गैट लाया गया था कि इंटरनेशनल ट्रेड को फेयर मैनर में जो है प्रमोट किया जाए। तो इसको लेकर के 2 मेजर प्रिंसिपल्स थे। पहला कि गैट ने कहा कि वी विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एंड दूसरा प्रिंसिपल यहाँ पर या दूसरा मेजर फीचर जो हम गैट का देखते हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी दोनों का मतलब समझते हैं, ठीक है। इवन इफ आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको मतलब यहाँ पर दोनों ही शब्दों का समझ में आएगा। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये था कि यहाँ पर गैट के थ्रू सभी कंट्रीज़ ने ये माना कि हम एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करेंगे, इक्वल ट्रीट करेंगे, और एक दूसरे को हम फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे
अगर आप हमारे साथ ट्रेड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने डोमेस्टिक सेक्टर को ही ज़्यादा प्रमोट करेंगे, उनके फेवर में ही काम करेंगे। आप ट्रेड करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में आते हैं तो उनको भी हम एक तरीके से फेवर करेंगे, उनको ट्रीटमेंट जो है इक्वल दिया जाएगा, फेयर ट्रीटमेंट सारे प्रोडक्ट्स को मिलेगा। दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब है कि जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगी, सभी कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे को कंसेशन देंगी, यानी कि सभी कंट्रीज़ क्या करेंगी, ट्रेड बैरियर्स को कम करेंगी। होता क्या है कि जब दूसरी कंट्री का कोई प्रोडक्ट एंटर होता है आपके मार्केट में, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो कंट्रीज़ होती हैं वो कस्टम ड्यूटी लगा देती हैं, राइट। कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद वो प्रोडक्ट और ज़्यादा महंगा हो जाता है और इसीलिए मार्केट में इतना कॉम्पिटिटिव नहीं रहता है। तो रेसिप्रोसिटी का मतलब ये था कि एक दूसरी कंट्री को सभी लोग म्यूचुअली, मतलब अगर मैं आपके देश के कंट्री के जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मैं उन पे कोई ड्यूटी नहीं लगा रही हूँ, यानी कि ट्रेड बैरियर कम रखा हुआ है मैं बिल्कुल भी उन पे ड्यूटी नहीं लगा रही हूँ, तो आप भी वैसा ही करेंगे, म्यूचुअली आप भी वो कंसेशन मुझको प्रोवाइड करेंगे। ये आइडिया था प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी का। तो इसके पीछे का भी गोल यही था कि एक बहुत ही बैलेंस तरीके से एक फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमें देखने को मिले। तो गैट यहाँ पर लाया गया, बट गैट डिड नॉट प्रिवेंट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फ्री ट्रेड एरियाज़ बनाए जाएंगे, कस्टम यूनियंस बनाए जा सकते हैं, ये सभी चीज़ें अलाउड थी। एज लॉन्ग एज इंटीग्रेशन होगा ये सभी चीज़ें अलाउड थी, क्योंकि जितना ज़्यादा मेंबर कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होगा उतना ही बेहतर रहेगा, राइट। तो मेन ऑब्जेक्टिव गैट का यही था कि टैरिफ्स जो एग्जिस्ट करते हैं, जो ड्यूटी वगैरह लगती है प्रोडक्ट्स पे, अगर आप अपनी दूसरी कंट्री की मार्केट में अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, उन टैरिफ्स को कम से कम रखा जाए, चाहे टैरिफ्स हो या नॉन टैरिफ बैरियर हो। नेगोशिएशंस यहाँ पर गैट में किए जाते थे। तो बेसिकली यहाँ बैठ कर के यही होता था कि टैरिफ बैरियर कैसे कम किए जाएं, और ऐसे राउंड ऑफ टॉक्स चलते रहते थे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो 2/3 वर्ल्ड कंट्रीज़ थी जो इसका पार्ट थी, वहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रेड बैरियर्स में रिडक्शन देखा गया। यानी कि आपस में कंट्रीज़ ने कस्टम ड्यूटीज़ और इस तरीके के जो बैरियर्स लगाते थे कि आपको दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट एक्सेस नहीं करने देंगे, या आप हमारी मार्केट में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, वी विल नॉट अलाउ यू एंट्री, उस तरीके की चीज़ें ख़त्म होने लग गई थी। और इसीलिए अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे ना, इस जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का बहुत ही नोटेबल इम्पैक्ट था। इसकी वजह से तेज़ी से रैपिड ग्रोथ हुई। नियरली आप कह सकते हैं कि 1950 से लेकर के 1975 तक का जो पीरियड है, हर साल जो ट्रेड था, वर्ल्ड ट्रेड था, 8% पर ईयर की ग्रोथ हो रही थी, विच इज़ इटसेल्फ अ वेरी बिग अचीवमेंट जो इसकी तरफ से देखा गया। सब इतना अच्छा हो रहा था, तो गैट फेल क्यों हुआ, उसके चैलेंजेस, उसके कारण भी आपको जानने होंगे। क्योंकि देखिए, प्रमोशन तो बड़ा अच्छा किया गया था, प्रिंसिपल्स भी बहुत अच्छे लाए गए थे, लेकिन लिमिटेशंस थी इसकी। सबसे पहला कि मैंने आपको ये बोला कि 1950 से लेकर के 75 तक ये रहा, तो 75 के बाद ही हम देखेंगे कि ये फेल हो गया। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था 1973 में जो है गैट फेल हो जाएगा। उसका कारण ये है कि 1973 से लेकर के 1990 तक लगभग, जब तक कम्युनिज्म का कोलैप्स नहीं हुआ, ग्रोथ रेट इंटरनेशनल ट्रेड की बहुत ही कम हो गई। तो पहला कारण फेलियर का क्या था, देयर वॉज अ स्लो डाउन इन ग्रोथ, देयर वॉज अ स्लो डाउन इन ग्रोथ, पहला कारण ये था। एक्चुअली में स्पेशली जब 1979 के बाद ऑयल शॉक लगा, ऑयल के प्राइसेस एकदम से बहुत बढ़ गए, तो वो एक कारण था कि ग्रोथ बहुत कम हो गई। 1980s के समय डेट क्राइसिस बहुत देखे गए। हालांकि आप देखेंगे 1990 के बाद रिकवरी हुई, ट्रेड काफ़ी बढ़ा 2002 तक भी, लेकिन जिस तेज़ी से कि हर साल 8% ग्रो कर रहा है, वो तेज़ी कभी देखी नहीं गई उसके बाद, ठीक है। उसके अलावा जो ट्रेड बैरियर्स की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स हटाए जाएंगे,
वो हटाए भी गए, लेकिन उसमें भी एक और प्रॉब्लम देखने को मिली कि जो ट्रेड बैरियर्स हटाए गए, जो रिडक्शन यहाँ पर देखा गया वो अनइक्वल था। अनइक्वल या अनइवन आप कह सकते हो। देयर वाज अनइवन अनइक्वल रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ऑफ ट्रेड बैरियर्स, राइट। तो अल्टीमेटली अनइक्वल मैं बोल रही हूँ या अनइवन बोल रही हूँ, इसका मतलब ये है कि कुछ टाइप के गुड्स पे तो अप्लाई ही नहीं किया गया। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिन पे अभी भी बैरियर लगाया जाता था, जिनको एंट्री नहीं दी जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो बाहर से आ रहे थे, उनको लेकर के बैरियर्स नहीं हटाए गए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें देखी गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी यहाँ पर डिस्कशन होता था, जब भी यहाँ पर नेगोशिएशन होता था, तो हमेशा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते थे उनको एक्सक्लूड किया जाता था। देयर वाज एक्सक्लूजन ऑफ एग्रीकल्चर। इन प्रोडक्ट्स के बारे में तो कभी बात ही नहीं होती थी, इन प्रोडक्ट्स को कैसे ट्रेड किया जाए। एग्रीकल्चर एक बहुत ही क्रूशियल सेक्टर है, स्पेसिफिकली जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए। तो गैट फ्रेमवर्क में एग्रीकल्चर को लेकर के ये इसके परव्यू में आता ही नहीं था। दिस वाज आउटसाइड द एग्रीमेंट। लेकिन आगे जाकर के जब उरुग्वे राउंड शुरू होगा, जब WTO के लिए बात शुरू होगी, तब एग्रीकल्चर पे भी बात यहाँ पर की जाएगी, लेकिन गैट में ये बात नहीं की गई। और इसके अलावा ये एक और लिमिटेशन थी जिसके बेसिस पे गैट को क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये जो अग्रीमेंट था ये बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ को लेकर के आप कह सकते हो कि फेवरेटिज्म यहाँ पर देखा गया। फेवरेटिज्म, ये क्रिटिसिज्म किया जाता है टुवर्ड्स डेवलप्ड कंट्रीज़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गैट वॉज क्रिटिसाइज्ड कि आप डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो देश हैं उनके इंटरेस्ट में काम करते हो। इस तरीके की परसेप्शन आ गई एंड कि आप डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो ज़रूरतें हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनको लेकर के तो आप सपोर्टिव ही नहीं हो, आप तो उल्टा उनके खिलाफ बात करते हो। इसीलिए गैट फेल्ड। लेकिन फिर वहाँ से स्टार्ट होता है उरुग्वे राउंड। अब ये उरुग्वे राउंड के बारे में आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में भी कि फाइनल सेट जो ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहे थे वो उरुग्वे में हुए थे और वहाँ पर 3 मुद्दों पे बात की गई थी। तो हाईलाइटिंग, जब भी आप इन राउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, आपको यहाँ पर 3 मेजर आप कह सकते हो कि जो इश्यूज थे, ज़्यादातर यही 3 इश्यूज पे आप पढ़ोगे, मतलब उसकी डिटेल्स में यही 3 इश्यूज आएंगे। जैसे पहला आता है आपका ट्रिप्स, देन वी हैव ट्रिम्स। अभी इस बारे में बात करते हैं व्हाट दिस इज, बस ज़रा सा मैं आपको बता दूंगी। एंड देयर इज ट्रेड इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, क्योंकि इससे पहले एग्रीकल्चर एक्सक्लूडेड था, लेकिन अब पहली बार एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के ट्रेड को लेकर के भी यहाँ पर बात की गई कि ये कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे प्रमोट किया जाए अमंग्स ऑल द मेंबर कंट्रीज। तो ट्रिप्स की फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिप्स की फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसको लेकर के एक मुद्दा बना। ट्रिम्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इसको लेकर के बात हुई, और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को। तो इन सब चीज़ों पे बात हुई। तो हुआ ये कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनके कुछ कंसर्न्स थे। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ इससे खुश नहीं थी जो गैट में हो रहा था, क्योंकि उनको ये लगता था कि हमें ट्रेड रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको लिबरलाइज करने की ज़रूरत है, जैसे गैट में कहा जाता था। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को लगता था कि जब ये आप लिबरलाइज करने की बात करते हो तो आप कहीं ना कहीं हमको फोर्स कर रहे हो कि हम जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी आप कह सकते हो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, उनके साथ में compete करें। भाई हम लोग लो इनकम कंट्रीज़ हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारा स्केल उतना नहीं है, हम इतना ऐसे compete नहीं कर सकते। अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि ट्रिप्स का जो अग्रीमेंट होता है वो आपका कॉपीराइट से रिलेटेड, पेटेंट से रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेडमार्क है उससे रिलेटेड सारे मुद्दे होते हैं। तो इसके ऑब्वियसली उनका ये कंसर्न था कि इसके चलते जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनकी तो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी अपनी, है ना, या जो उनके एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। स्पेसिफिकली जैसे भारत के केस में जब भी ट्रिप्स की बात होती है तो हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को टारगेट किया जाता है। आपको पता है भारत को फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उसका कारण ये है कि भारत में जेनरिक मेडिसिन जो बनती हैं बहुत हम बनाते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल होती हैं ये, ठीक है, और कंपेयर टू जो ब्रांडेड मेडिसिन आपकी जो वेस्ट की बन के आती हैं, राइट, अफोर्डेबल होती हैं, उतनी ही इफ़ेक्टिव होती हैं। तो लार्जर पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट कई कबार हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऐसी जजमेंट्स आई हैं कि पब्लिक के फेवर में अगर हमें कोई मेडिसिन, कोई ब्रांडेड मेडिसिन है जिस पे एक कंपनी ने बहुत ही पैसा खर्च किया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो बहुत महंगी बिक रही है, लेकिन ज़्यादातर पब्लिक उस बीमारी से सफ़र करती है, तो पब्लिक वेलफेयर में उसका जेनेरिक वर्जन हम निकालेंगे और हम इसको भेजेंगे। और इस चीज़ के लिए इंडिया को बहुत अप्रिशिएट भी किया जाता है। लेकिन यही एक मुद्दा भी है यहाँ पर WTO में, जो आज भी समय पे अगर देखेंगे कि WTO भी काम नहीं कर रहा है, तो दिस इज़ वन ऑफ द इशू। इसके अलावा सर्विस सेक्टर को इंक्लूड किया जाए, ऐसा भी यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है। अभी तक गुड्स पे काम चल रहा था, सर्विस सेक्टर पे काम नहीं हो रहा था। तो गैट ने उस समय पे ये कहा था कि हमें सर्विस सेक्टर को इंक्लूड करने की ज़रूरत है, और ये एक्सपेंशन जो होगा ऑब्वियसली उसकी वजह से देयर विल बी थ्रेट टू एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, स्पेसिफिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हैं, वहाँ के जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस के प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि वो लोग डोमिनेट करेंगे कंपैरेटिवली। इस तरीके का मुद्दा भी सामने आया। बाकी एग्रीकल्चर को लेकर के भी कंट्रोवर्सी हुई। जैसे USA कहता था कि एग्रीकल्चर में भी फ्री ट्रेड होना चाहिए, आपको अपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडीज़ देते हो वो सब सब्सिडीज़ हटा देनी चाहिए। जैसे भारत में आप देखेंगे कि भारत सरकार किसानों के लिए बहुत सारी सब्सिडीज़, चाहे फिर वो आपके जो यूरिया आता है या जो भी फर्टिलाइज़र्स आते हैं उस पर भी सब्सिडी दी जाती है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, यूज़ होती है, उस पर भी सब्सिडी दी जाती है, पानी की सब्सिडी दी जाती है, लॉट ऑफ थिंग हैपन, राइट। या जो बीज होता है, हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज आते हैं उस पर सब्सिडी दी जाती है। या भारत में आप देखेंगे कि जब फसल कट जाती है, फसल जब आ जाती है तो उसको प्रोक्योरमेंट का काम जब सरकार करती है तो वहाँ पर भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP प्रोवाइड करती है। तो उसको लेकर के भी आप कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ एक कॉम्पिटिटिव तरीका नहीं है मार्केट के हिसाब से। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का कहना था कि ये तो सब्सिडाइज्ड आप कर रहे हो हर चीज़ें। तो इनका ये कहना था कि फ्री रहने दो एग्रीकल्चर को, और उनको फ्रीली जो है compete करने दो इंटरनेशनली, जो बाकी सभी देशों में भी किया जाता है, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफिकली जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ की कंट्रीज़ हैं, जिसमें फ्रांस आता है, फ्रांस ने इन मेजर्स को अपोज किया बिकॉज फ्रांस में भी एग्रीकल्चर को बहुत हैवीली सब्सिडाइज किया जाता है। खैर, इस तरीके के मुद्दे थे उस समय पे। और इसके अलावा देयर वाज आल्सो अ थ्रेट ऑफ सुपर 301। तो एक्चुअली में US में एक लॉ लाया गया था, इस लॉ का नाम था सुपर 301 यानी कि 301, ठीक है। इस लॉ के चलते ये कहा गया था कि उन कंट्रीज़ पे हम प्यूनिटिव एक्शन लेंगे, उन कंट्रीज़ को पनिश किया जाएगा, यानी कि उनको लेकर के कोई सैंक्शंस वैंक्शंस हम लगा देंगे जो कंट्रीज़ फ्री ट्रेड रेजीम को फॉलो नहीं करती हैं। तो इसके वजह से जो उरुग्वे राउंड में बातें चल रही थी, जो गैट के बाद जिस तरीके के सजेशंस दिए गए थे, जो WTO को लाने के लिए जो भी बातचीत यहाँ पर चल रही थी, जो नेगोशिएशंस चल रही थी, उसमें और ज़्यादा टेंशन्स यहाँ पर आ गई आफ्टर दिस सुपर 301, ठीक है। तो फाइनली खैर ये नेगोशिएशंस चली, और इनिशियली प्लान ये किया गया था कि ये नेगोशिएशन 1990 तक ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, डेडलॉक आ गया। और फिर आगे जा कर के गैट के ही डायरेक्टर जनरल थे आर्थर डंकल,
उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया जिसको डंकल ड्राफ्ट भी कहा जाता है। डंकल ड्राफ्ट मतलब इनको लगा था कि ये जो नेगोशिएशन शुरू हुए हैं 1990 तक ख़त्म हो जाएंगे और WTO आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसीलिए उस समय पे आया डंकल ड्राफ्ट। डंकल ड्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर इन्होंने प्रपोज किया कि हमें क्या करने की ज़रूरत है कि जो भी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ हैं उसको कम करने की ज़रूरत है। जैसे कि देश क्या करते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर कैसा होता है, जैसे कोटा आपने डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि US से आईफोन आते हैं इंडिया में बिकने के लिए और भारत सरकार एक नॉन टैरिफ बैरियर लगा देती है। नॉन टैरिफ का मतलब ये होता है कि भारत सरकार कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं लगाएगी। भारत सरकार ये कहेगी कि ठीक है आप अपने आईफोन इंडिया में बेच सकते हैं, लेकिन एक साल में इंडिया में मान लीजिए सिर्फ 2000 आईफोन ही बिकेंगे, सिर्फ आप इतने ही बेच सकते हो। तो इस टाइप की जो आपने लिमिटेशन लगा दी उसको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, टैरिफ बैरियर क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट दूसरी कंट्री का आ रहा है आपके मार्केट में एक्सेस कर रहा है, आप उस पर कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि जैसे कि रोल्स रॉयस है, ठीक है, या आपकी कोई भी BMW ऑडी जैसी जो गाड़ियां हैं, ठीक है, ये आपकी यूरोप से जो भी मैन्युफैक्चर होकर के आती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में जब आप देखेंगे ना इनको, इनकी इतनी प्राइस नहीं होगी, लेकिन भारत में इसके ऊपर 110% ड्यूटी लगाई जाती है। तो अगर ये गाड़ियाँ 20 लाख की हैं, ओरिजिनल प्राइस इनकी इतनी होगी, तो इंडिया में इसकी शुरुआत ही 40 लाख से होती है। अगर इसका बेस मॉडल आप देखेंगे कि 20 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर 40-45 लाख में इंडिया में बिकती हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा मनी होता है ये एक तरीके से कस्टम ड्यूटी होती है, इसको हम कहते हैं दिस इज द टैरिफ बैरियर। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये तो क्लियर होगा व्हाट इज द टैरिफ बैरियर एंड व्हाट इज नॉन टैरिफ बैरियर। तो यहाँ पर ये चीज़ देखी गई कि उस समय पे डंकल ड्राफ्ट में ये प्रपोज किया गया, ये सजेस्ट किया गया कि हमें कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क को लेकर के कुछ इन्फोर्स करना चाहिए रूल्स, और स्पेसिफिकली सभी देशों को अपने जो नेशनल लॉज हैं कॉपीराइट्स को लेकर के, ट्रेडमार्क्स को लेकर के, उनको चेंज करने की ज़रूरत है। और डंकल ड्राफ्ट में स्पेसिफिकली इंडिया को लेकर के बात की गई कि पेटेंट से रिलेटेड जो आपके लॉज हैं, आपके जो राइट्स हैं, उसको आप चेंज कीजिए। तो डंकल ड्राफ्ट यहाँ पर उसके ये सारे की पॉइंट्स थे। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो ड्राफ्ट लाया गया, इस ड्राफ्ट को काफ़ी सारे मेंबर कंट्रीज़ ने साइन किया 1993 में, और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए हैं, इंटेंस नेगोशिएशंस हुए हैं, और फाइनली हमारी अगर देखोगे स्पेसिफिकली इंडिया में, तो दिसंबर 1994 की बात है, 94 की बात है, जब इंडियन कैबिनेट ने उरुग्वे राउंड में हुई जो भी नेगोशिएशंस थी उनको रैटिफाई कर दिया। और उसके चलते आगे जा कर के आप देखेंगे कि इंडिया बिकेम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO। एट द सेम टाइम उस समय पे गैट को हटा करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ला दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है कि गैट कैसे फेल हुआ, कैसे नेगोशिएशंस हो रहे थे, किन मुद्दों पे बातें हो रही थी, और कैसे WTO को बनाया गया। अब हम बात करते हैं ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ WTO के बारे में। जब हम WTO की बात करते हैं तो आज के समय पे WTO हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, IMF में भी रिफॉर्म्स की बात की जाती है, वर्ल्ड बैंक में की जाती है, लेकिन IMF और WTO ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर UPSC क्वेश्चन पूछ लेती है कि यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं, स्पेसिफिकली WTO के जो मुद्दे हैं। रिसेंटली अभी न्यूज़ में भी आया था कि इंडिया एंड US रेडी हो गए हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, जो WTO को लेकर के उनके डिस्प्यूट्स थे, जो भी उनके इश्यूज हुआ करते थे एक दूसरे के साथ में, तो दोनों ही पार्टीज ने ये प्रॉमिस किया है कि हम आपको इस चीज़ पे मजबूर नहीं करेंगे, और इंडिया ने भी ये कहा है कि इन मुद्दों पे हम भी काम करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिवली अफर्म किया है। तो ऐसे जो है ग्रीन सिग्नल हमें मिलता है, तो होपफुली फ्यूचर में जा कर के हम देख सकते हैं कि प्रॉबेबली WTO जो इतने टाइम से जो है इररेलेवेंट घूम रहा है या ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है कि ये फाइनली काम करने लग जाए। लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट ये पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एनीवेज, तो हम बात करते हैं WTO की फंक्शनिंग के बारे में।
देखिए, WTO एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल बॉडी है ट्रेड के मैटर में। ट्रेड के मैटर पे जो लॉ बनाए जाते हैं या कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो जब भी डिस्प्यूट होता है आप जुडिशरी के पास जाते हो, तो बिल्कुल वैसे ही WTO का एक डिस्प्यूट मैकेनिज्म है अपना। तो कोई भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट होता है आप अगेन WTO के पास जाते हो। तो इसीलिए अगर मुझे WTO को डिफाइन करना हो तो मैं कहूँगी कि WTO इज़ अ हाईली इन्फ्लुएंशियल लेजिस्लेटिव as well as judicial body globally. It is a legislative and judicial body globally. WTO का जो मेजर एम्फेसिस होता है वो होता है फ्री ट्रेड पे काम करना, ठीक है, कि लोकल कम्युनिटीज़ स्पेसिफिकली उनके कंसर्न्स को भी ध्यान रखना अगर फ्री ट्रेड एजेंडा पे काम किया जा रहा है। तो WTO फोकस करता है कि ऐसा एनवायरनमेंट हमेशा रहे, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वगैरह यहाँ पर प्रमोट की जाए। तो एक तरीके से इट प्रमोट्स डेमोक्रेसी, ठीक है। और WTO की जो ट्रेड रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अनप्रेसिडेंटेड अथॉरिटी है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यूनाइटेड नेशन की काफ़ी सारी ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कन्वेंशंस होती हैं या एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको अगर साइड में रखें तो WTO के जो रूल्स हैं उनको एनफोर्स किया जा सकता है। बाकी सारी कन्वेंशन और उनको इतना एनफोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन WTO अपनी बातें मनवा सकता है थ्रू सैंक्शंस। तो इस तरीके से एक मतलब आप कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी तो है। और इसी के चलते WTO की जो अथॉरिटी है किसी भी दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि WTO की अथॉरिटी इवन सरपास जो एक इंडिविजुअल नेशनल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होगी ना, उससे भी ज़्यादा कहीं अथॉरिटी WTO के पास है ट्रेड रिलेटेड मैटर्स में। तो WTO कैसे नेगोशिएशंस के थ्रू बनाया गया है, ठीक है। WTO के जितने भी एक्शंस होते हैं दे आर अ डायरेक्ट आउटकम, जो भी WTO काम करता है इन्हीं नेगोशिएशंस से डिसाइड किया गया है। तो ज़्यादातर जितनी भी WTO की एक्टिविटीज़ हैं वो जो 1986 से लेकर के 1994 तक की जितनी भी नेगोशिएशंस हुई हैं उरुग्वे राउंड में, वही सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर फॉर्म की जाती हैं बेसिकली। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 95 में बनाई गई, लेकिन उसके बाद भी नेगोशिएशंस चलती रही। स्पेसिफिकली यहाँ पर एक 2001 की नेगोशिएशंस आती हैं जो बड़ी ही फेमस हैं। 2001 की ये नेगोशिएशंस हैं फेमसली कॉल्ड एज दोहा डेवलपमेंट राउंड या दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के नाम से। अब यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने ये कहा कि जब तक आप हमारी बातें नहीं मानेंगे तब तक हम आगे कंसेंसस पे काम नहीं करेंगे, इसके लिए रेडी नहीं होंगे। तो WTO में डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में इश्यूज़ हैं। देखिए शुरुआत में ये था कि जो US के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बहुत प्रेशर क्रिएट किया WTO में कि यू नीड टू चेंज हाउ आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को कैसे कैटेगराइज करते हैं। अभी क्या होता है कि हर एक कंट्री को फ्रीडम दिया जाता है कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखोगे, आप खुद डिसाइड करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर चाइना है तो चाइना अपने आप को आज भी डेवलपिंग कंट्री कहता है, जबकि आप देखेंगे चाइना जो है उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, 16 to 17 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास। आने वाले सालों में जो है सरपास भी कर जाएगी, शायद जो मैं नंबर बोल रही हूँ वो ऑलरेडी बढ़ चुका है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी चाइना अपने आप को डेवलपिंग कैटेगरी में रखता है। चाइना इज़ अ नेशन जो कि एट प्रेजेंट आप देखेंगे US के साथ में ट्रेड वॉर में है। तो चाइना कहता है अनफेयर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर किया जाता है US में, और ये सभी चीज़ें, तो इन चीज़ों को लेकर के मुद्दे हैं। तो US का ये प्रपोजल था, US ने ये सजेस्ट किया कि जो नेगोशिएशंस चल रही थी, जो भी फ्यूचर नेगोशिएशंस होंगी, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं उनको अलाउ नहीं करना है कि वो अपना सेल्फ डिक्लेयर कर सके कि हमारी कंट्री डेवलपिंग है, ये डेवलप्ड है। फॉर सम कंट्रीज़, फॉर सर्टेन कंट्रीज़ इट शुड नॉट बी अलाउड। एग्जाम्पल के तौर पे US ने उस समय पे कहा कि जो ये OECD कंट्रीज़ हैं
इनको हम ये ऑप्शन नहीं देंगे कि आप अपने आप को डेवलपिंग या डेवलप्ड या क्या कहोगे। ये सारी कंट्रीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट यूएसए का कहना था कि डेवलप्ड माना जाए, ठीक है। OECD कंट्रीज़ कौन सी हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का पार्ट है। साथ ही साथ यूएसए ने कहा कि जितनी भी कंट्रीज G20 का पार्ट है, अब याद रखिए इंडिया भी G20 का पार्ट है, तो यूएसए ने यहाँ पर यह प्रपोजल रखा था कि जितनी भी कंट्रीज G20 का पार्ट है उनको भी ऑप्शन मत दीजिए कि वो खुद को डेवलपिंग बुलाएं या किसी भी कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसे तो इंडिया अपने आप को लो इनकम ग्रुप बोल करके लीस्ट डेवलप्ड कंट्री भी कह सकता है, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कहने का मतलब यही है कि आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि WTO के रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर आप एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं और आपके यहाँ से प्रोडक्ट बन के दूसरी कंट्री में जाते हैं तो कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगेगा। तो सोचिए आपके जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे उस मार्केट में, आपको कितना प्रॉफिट जनरेट होगा वहाँ से। तो इसीलिए करने को तो फिर कंट्रीज़ अपने आप को लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ भी कह सकते हैं। तो यूएस ने ये प्रपोजल दिया था कि G20 कंट्रीज़ को भी आप ऑप्शन नहीं देंगे कैटेगराइजेशन का। सिमिलरली इन्होंने कहा कि जो भी हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, या ऐसी कंट्रीज़ जो वर्ल्ड ट्रेड में जिनका ग्लोबल जो मर्चेंडाइज है जितना भी ट्रेडिंग वो करते हैं वर्ल्ड में, वो 0.5% कॉन्ट्रीब्यूशन अगर उस कंट्री का है तो भी उस कंट्री को ऑप्शन मत दीजिए कि वो डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री अपने आप को कह सके, ठीक है। कहने का मतलब है यूएस का कहना था इन सारी कंट्रीज़ को डेवलप्ड कहो, और डेवलप्ड कहने का मतलब है कि इन सारी कंट्रीज़ को फिर वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो WTO सेट करेगा। इसका मतलब है कि सबको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, कोई भी कंट्री जो है टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगा सकता है, ओपन मार्केट सभी के प्रोडक्ट्स के लिए आपको रखनी पड़ेगी। तो ये यूएस का जो प्रपोजल था, ऐसा नहीं है कि इसको तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया गया, इसको भी काउंटर किया गया, इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। स्पेसिफिकली चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका जैसी और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने अपना खुद का प्रपोजल दिया। उन्होंने कहा कि सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए WTO में। क्यों? इस चीज़ के बेसिस पे कि पर कैपिटा इंडिकेटर देखिए, पर कैपिटा इनकम कितनी है एक इंसान की, पर कैपिटा के हिसाब से अगर आप देखोगे कि अगर इस हिसाब से एक कंट्री का डेवलपमेंट लेवल को आप कैलकुलेट करोगे कि पर पर्सन की कितनी एक साल में कमाई होती है, कितनी इनकम है, तो आपको पता चलेगा कि ये सभी कंट्रीज़ अभी भी डेवलपिंग है। ओवरऑल आप मत सोचिए कि आप G20 का पार्ट हो या ट्रेडिंग में आप 0.5% अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड में तो आपको डेवलप्ड कह दिया जाए, ठीक है। पर कैपिटा के हिसाब से प्रपोजल यहाँ पर इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज़ ने रखा। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं, इस तरीके के इश्यूज जो हैं वो WTO में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शन देखा गया बहुत ज़्यादा, स्पेसिफिकली जब कोविड आया बाय द ग्रेट लॉकडाउन, और उस समय पे भी कुछ कंट्रीज़ का यही आर्ग्यूमेंट था। उस समय पे कंट्रीज़ ना प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही थी। लॉकडाउन की वजह से आपको याद होगा कि सब नेशनल प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करने लग गए थे। बाहर से जो सामान आ रहे थे दूसरी कंट्रीज से, उस पर टैरिफ्स बहुत बढ़ गए, उस पर कस्टम प्रोसीजर जो थे और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए। तो इस तरीके के जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स यहाँ पर फॉलो किए गए, उसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड रेजिम को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़ा, परचेजिंग पावर जो थी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब लॉकडाउन हटेगा और उसके बाद भी अगर आप देखोगे आज के समय पे, अगर एविएशन इंडस्ट्री का देखा जाए तो टिकट्स कितनी महंगी हो चुकी हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम अब आज भी वो रिकवरी कर रहे हैं जो लॉस उन्होंने झेला था। तो काफ़ी सारा लॉस यहाँ पर देखने को मिला है, एंड वी आर विटनेसिंग अ रिसेशन बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैज़ हैपेंड इन द इकोनॉमिक स्फेयर इस लॉकडाउन की वजह से भी। खैर, तो ये तो आपका WTO का जब से शुरुआत हुई और उससे लेकर के अब तक के जो भी थोड़े बहुत मुद्दे थे मैंने उस बारे में बात की। लेकिन ऐसा नहीं है कि WTO ने इतने समय पे कुछ अचीव नहीं किया। 2008 और 2009 का जो साल है, तब WTO उस समय पे क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो उस समय पे इकोनॉमिक इनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई थी। तो ऐसे में WTO का रोल यही था कि किस तरीके से एक स्मूथ और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्लोबल ट्रेड हो सके, क्योंकि जब भी इस तरीके के क्राइसिस आते हैं ट्रेड पे असर पड़ता है।
और उस समय पे WTO ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होते थे उस समय के उनको अच्छे से एड्रेस किया। जो कंट्री स्पेसिफिक ट्रेड पॉलिसीज़ थी उनको WTO ने बहुत अच्छे से मॉनिटर किया। डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के कोलैबोरेट किया, दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मिलकर के कोलैबोरेट किया गया और इन सारी चीज़ों को मैनेज किया गया। तो WTO आज के समय पे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है कि ट्रेड की वैल्यू तो बड़ी ही है, क्वांटिटी भी बड़ी है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो ट्रेड और नॉन ट्रेड बैरियर्स एग्जिस्ट करते थे पहले, WTO ने उनको दूर करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो WTO का जो ट्रेड गवर्नेंस है पहले के मुकाबले काफ़ी एक्सपैंड भी हुआ है। मतलब पहले सिर्फ ट्रेड गुड्स पे फोकस होता था, अब जो है इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सारे एरियाज में भी WTO कवर करता है। तो आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से जो WTO का प्रेडेसेसर गैट नहीं कर पाया, WTO ने वो करके दिखाया है। WTO एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशन है, इसका एजेंडा काफ़ी बड़ा, काफ़ी एक्सपैंड हुआ। इट इनकॉर्पोरेटेड डेवलपमेंटल पॉलिसीज़। WTO ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बहुत अच्छे से फैसिलिटेट किया। WTO ने मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से की है, सभी देश की जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू किया है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट्स दी हैं। WTO में ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी आई है। स्पेसिफिकली पहले क्या हुआ करता था कि जब भी नेगोशिएशंस हुआ करते थे, क्लोज डोर नेगोशिएशंस होते थे, वो दूर किया गया, ट्रांसपेरेंसी लाई गई। WTO ने सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया। इसके अलावा डिस्प्यूट सेटलमेंट में आप देखेंगे कि जिस तरीके से ट्रेड वॉल्यूम बढ़ता रहा, वर्ल्ड ट्रेड बढ़ता रहा, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितने ट्रेड किए जा रहे हैं आज के समय पे वो नंबर बहुत ज़्यादा है। लेकिन कंट्रीज़ के बीच में, कंपनीज़ के बीच में आपस में काफ़ी डिस्प्यूट्स भी आए हैं और WTO सिस्टम ने उन डिस्प्यूट्स को इफ़ेक्टिवली एड्रेस किया है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में। इंटरनेशनल जो ट्रेड टेंशन्स रही हैं उनको दूर किया है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट को कैसे हैंडल किया गया, ग्लोबल टेंशन जिससे दूर हुई ट्रेड को लेकर के स्पेसिफिकली। एंड इसके अलावा WTO हैज़ ऑल्सो फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन द कंट्रीज़, क्योंकि अगर आप एक सिंगल सेट ऑफ रूल्स रखते हो सभी मेंबर्स के लिए, तो पूरा जो ट्रेड सिस्टम होता है ना वो सिंप्लीफाई हो जाता है। अब आप सोचिए कि कहीं जगह का ट्रेड मैकेनिज्म अलग है, कहीं का अलग है। अगर एक सिंगल नहीं होगा तो कन्फ्यूजन बहुत होगी, लेकिन अगर सिंगल रहेगा, WTO के चलते सिंगल सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया गया, जिसकी वजह से ट्रेड सिस्टम बहुत ही सिंप्लीफाइड रहा। तो इसकी वजह से फ़ायदा भी यही हुआ है कि जो गरीब देश थे स्पेसिफिकली, जहाँ इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी, उनको WTO के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ग्रेटर वॉइस मिली। एंड साथ ही साथ नेगोशिएशन के समय पे अगर आप देखेंगे तो इन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया। इसके अलावा WTO जितने भी मेंबर्स हैं आज के समय पे सब्सिडीज़ कट कर रहे हैं, ट्रेड बैरियर्स हटा रहे हैं। तो आज के समय पे जब आप सब्सिडीज़ या ट्रेड बैरियर्स हटाते हो तो आप एज अ कंज्यूमर, किसी भी देश के कंज्यूमर हो, उनको ज़्यादा चॉइसेस दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में ट्रेड बैरियर्स हटा दिए जाते हैं, हो सकता है चाइना या किसी और देश के प्रोडक्ट्स हैं जो कंपैरेटिवली बहुत चीप मिलते होंगे, जो कंपैरेटिवली अफोर्डेबल हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर पाते हो, तो कंज्यूमर के पास में ज़्यादा चॉइस आती है। उल्टा आपके पास जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कंज्यूमर चॉइस के पर्सपेक्टिव से। ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन के मामले में भी इफ़ेक्टिवली एक्ट किया है, क्योंकि WTO एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 85% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को सरकारें जो है रिप्रेजेंट करती हैं। 95% जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसमें जो भी रूल्स और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेटलमेंट प्रोसीजर्स होते हैं वो WTO में सॉल्व किए जाते हैं। तो एक तरीके से ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी WTO का सिस्टम ऐसा है कि फेयर डिफेंस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, एक बैलेंस्ड व्यू लेता है ट्रेड पॉलिसीज़ को लेकर के। मल्टी फंक्शनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप नॉन ट्रेड रूल्स को लेकर के, चाहे लेबर हो, एनवायरनमेंट हो, कंपटीशन पॉलिसीज हो, उसको लेकर के बात कर सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड को लेकर के ओवरसाइट जो है बेसिकली WTO भी देता है। स्पेसिफिकली WTO की वजह से जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका बड़ा फ़ायदा हुआ।
बहुत सारे सेफगार्ड्स उनके लिए प्रोवाइड किए गए। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। जैसे WTO में जब नेगोशिएशंस चल रहे थे तो कुछ कमिटमेंट्स डिसाइड हुए थे कि सभी कंट्रीज़ को ये चीज़ें फुलफ़िल करनी है, ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को इन कमिटमेंट्स के चलते एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई गई। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे उनको ग्रेट मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया गया। स्पेसिफिकली आप देखेंगे टेक्सटाइल सेक्टर में, सर्विसेज में टेक्निकल बैरियर्स जो एग्जिस्ट करते थे वो दूर किए गए। तो WTO मेंबर्स दे आर रिक्वायर्ड कि वो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ। जैसे WTO ने इस तरीके के भी मैकेनिज्म्स डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए दिए हैं। जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ अलाउ की गई है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा। चाइना ने, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना का जो स्टील है इंडिया के स्टील के मुकाबले काफ़ी चीप है। चाइना का चीप क्यों है? ऑब्वियसली सब्सिडाइज किया जाता है और समटाइम्स चाइना जानबूझ करके इसका प्राइस और ज़्यादा लोअर करता है ताकि ये इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में जाए और वहाँ के जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको ऑब्वियसली हर्ट होगा। तो ऐसे में इंडिया क्या करता है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक बैरियर लगा देता है कि हम आपको अपनी कंट्री में ये चीज़ सेल नहीं करने देंगे बिकॉज इट विल अफेक्ट आवर ओन डोमेस्टिक मार्केट। तो ऐसे मैकेनिज्म्स भी, ऐसे सेफगार्ड, ऐसे बैरियर्स भी यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए WTO ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिए हैं। इसके साथ साथ WTO जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को समय समय पे असिस्ट भी करता रहता है। जैसे एनिमल या प्लांट हेल्थ स्टैंडर्ड सेट किए गए, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में किस तरीके से डोमेस्टिक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जाए। एंड सबसे जो खास चीज़ है कि WTO की तरफ से एक्स्ट्रा अटेंशन दी जाती है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को, LDCs जिनको कहा जाता है। LDCs में जैसे ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ आती हैं, या मैंने आपको पहले शायद बताया है CMLV कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशिया की, कंबोडिया, यहाँ पर म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम जैसी कंट्रीज़ हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई कंट्रीज़ हैं। तो 2002 में एक डिसीजन लिया गया था, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री प्रोग्राम जो है अडॉप्ट किया गया था कि इन कंट्रीज़ को मार्केट एक्सेस हम प्रोवाइड करेंगे, इनको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे, हम इन कंट्रीज़ के ऊपर कोई बैरियर कभी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल वैसे ही एक MFN स्टेटस भी, यहाँ पर MFN ट्रीटमेंट की भी बात की गई। MFN के बारे में भी आपको पढ़ा होगा आपने, मोस्ट फेवर्ड नेशन। जब आप किसी कंट्री को MFN स्टेटस देते हैं तो वहाँ से आने वाले प्रोडक्ट्स को आप नेशनल ट्रीटमेंट देते हैं एज इफ वो आप ही के देश में बने हैं, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो MFN ट्रीटमेंट का मतलब है कि आप नॉन डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे पाकिस्तान को लेकर के हमने एक समय पे MFN स्टेटस दिया था, अब वो अलग बात है कि 2019 के आसपास फिर हमने ये स्टेटस हटा भी दिया क्योंकि बदले में पाकिस्तान हमें MFN स्टेटस नहीं देता है। खैर हमारा कारण ये नहीं था, हमारा कारण तो ये था कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी अगर पाकिस्तान के साथ में इंडिया की बढ़ जाती है तो यहाँ से उनके जो रिलेशन है, उनके जो संबंध हैं वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, ठीक है। जिस तरीके की डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, आई थिंक जो मिसट्रस्ट एग्जिस्ट करता है उसको दूर हम कर पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का एक यही सोल्यूशन है कि पीस, अगर सिक्योरिटी बनाए रखनी है दो देशों के बीच में, तो दिस इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म विच वी कैन फॉलो। खैर, तो ये सारी चीज़ें थी जो WTO जिस पे काम कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि WTO एकदम बढ़िया 100% 10 on 10 काम कर रहा है, इसमें भी लिमिटेशंस हैं, इसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जैसे कि WTO को कहा जाता है कि WTO डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करता है, ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है, ठीक है। ये मेजर से मुद्दे हैं। जैसे कहा जाता है कि जो सभी कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस होते हैं वो पॉलिटिशियंस WTO की रेगुलेशंस पे नेगोशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। बाकी ये कहा जाता है कि WTO जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ बायस्ड है, उनके फेवर में हमेशा रूलिंग्स देता है, ठीक है।
बाकी ये कहा जाता है कि WTO ह्यूमन राइट्स और लेबर राइट्स को लेकर के नेग्लेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी MNCs क्या करती हैं, लेबर को बेसिकली बहुत कम वेजेस देती हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है। उस मुद्दे पे WTO बात नहीं करता है। WTO हैज़ रूल्ड अगेंस्ट बैनिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन प्रोडक्शन मेथड्स। जैसे अगर चाइल्ड लेबर हो गया, मतलब जहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व हैं और वो बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट, ठीक है, WTO प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम कंसिडरिंग नॉन कमर्शियल वैल्यूज़। तो उस चीज़ को लेकर भी स्पेसिफिकली लेबर राइट्स को लेकर के कहा जाता है कि WTO नेग्लेक्टिंग है। बाकी WTO को क्रिटिसाइज इसलिए भी किया जाता है, कहा जाता है कि WTO जो है प्राइवेटाइजेशन को बड़ा प्रमोट करता है, स्पेसिफिकली ऐसी पब्लिक सर्विसेज को जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनर्जी सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जो ये सारी चीज़ें पब्लिक के लिए बहुत ही असेंशियल प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वो चीज़ बहुत डेट्रीमेंटल होगी। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होती हैं वो WTO का यूज़ करती हैं नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो भी गवर्नमेंट्स की होती हैं उसको डिसमेंटल करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि WTO की रूलिंग्स आई हैं जो एनवायरनमेंट के खिलाफ आई हैं, जैसे कि US का क्लीन एयर एक्ट आया, US का एक एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट था, उसको लेकर के WTO ने अलग ही रूलिंग दी थी, उसके खिलाफ रूलिंग दी थी। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के मुद्दों पे WTO जो है पॉजिटिव एक्ट नहीं करता है। वैसे ही अब एग्रीकल्चर को लेकर के या आज के समय पे WTO के होने के बावजूद भी इनइक्वालिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। आज अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में भी जो अग्रीमेंट्स साइन हुए हैं उसमें प्रायोरिटाइज मार्केट फोर्सेस को किया जाता है। फैमिली जो होती है फार्मर्स की या फूड सिक्योरिटी पे, इस तरीके के कमिटमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द डिस्प्यूट। भारत कहता था हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए हमें सब्सिडाइज और ये सभी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, या हमारे फार्मर्स को हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देनी ज़रूरी है, लेकिन WTO इस बारे में बात ही नहीं करता, इसको इग्नोर करता है। और इस वजह से जितनी भी गरीब कंट्रीज़ होंगी तो उसमें तो भुखमरी या हंगर की सिचुएशंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ऐसे कुछ मामले हैं जहाँ पर क्रिटिसाइज जो है किया जाता है। बाकी बहुत लंबे समय से जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है WTO का मैकेनिज़्म वो काम नहीं कर रहा है। इनफैक्ट ये प्रोसेस बिल्कुल रुक ही गया था 2019 में। नए जजेस जो WTO की एपेलेट बॉडी है, एपेलेट बॉडी होती है, नाम से ही पता चलेगा आपको, एपेलेट बॉडी मतलब अगर आपका मान लीजिए डिस्प्यूट होता है किसी कंट्री के साथ में ट्रेड को लेकर के, तो आप इस बॉडी पे अपील कर सकते हो कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, आप इस मुद्दे पे देखें और इस कंट्री को पनिश करें या इसको कहें कि हमको कंपनसेट करें। तो 2019 से अब तक नए जजेस यहाँ अपॉइंट होने थे, अभी तक नहीं हुए। USA की तरफ से कंसिस्टेंटली ब्लॉक किया गया है जो भी जजेस प्रपोज किए जाते थे, क्योंकि USA डोमिनेट करता है WTO में, तो वो ब्लॉक कर देता था इन जजेस को। इस वजह से जजेस अपॉइंट ही नहीं हुए, इस वजह से ये पूरा डिस्प्यूट पे कोई सुनवाई हुई ही नहीं है। एंड दैट इज़ वाई काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स आप कह सकते हैं कि पेंडिंग पड़े हुए थे। हालांकि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आया है कि USA ने कहा है कि यहाँ पर अच्छा जो जजेस होंगे अब टाइमली बेसिस पे अपॉइंट किए जाएंगे, इंडिया की तरफ से भी कुछ एक्शंस लिए जाएंगे पॉजिटिव, USA की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव एक्शंस लिए जाएंगे। बट प्रेजेंटली अगर हम देखें सभी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के मुकाबले WTO की सुप्रीमेसी है। काफ़ी बार कोशिश की गई है कि WTO को इन्फ्लुएंस को मतलब थोड़ा कम किया जाए, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स ये सब ज़्यादा फॉलो किए जाए, लेबर एग्रीमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। बट एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो आप ये कह सकते हो कि फिर भी WTO के फेवर में है। पर WTO को लेकर के खैर यही सभी चीज़ें हैं मेनली तो जो हम देखते हैं। तो ऑल इन ऑल आप WTO के बारे में जो मुद्दे हैं, बाकी मैं उसमें नहीं जा रही हूँ कि ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स आपका जो भी एग्जिस्ट करता है वो चीज़ आई थिंक आप इकोनॉमिक्स में पढ़ ही चुके होंगे, नहीं पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स से पढ़िएगा। दीज आर द थिंग्स जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हमें यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे जो जो डेवलपमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत थी, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव कवर्ड। तो अभी तक हमने क्या कवर किया है, वी हैव कवर्ड दीज टू टॉपिक्स। थोड़ा टाइम लगा
बट कोई बात नहीं, हमने ख़त्म कर लिया। ये सबसे बड़े टॉपिक्स थे भी, इसमें कुछ कर नहीं सकते थे हम, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट वी हैव कवर्ड। वी आर डिस्कसिंग टॉपिक नंबर 8, जिसमें एवोल्यूशन हमने डिस्कस किया, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हमने कवर कर लिए, एंड हमने WTO को भी कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज़ सोशलिस्ट इकोनॉमीज एंड CMEA। छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करने के बाद हमारा आ जाएगा थर्ड वर्ल्ड डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। बाकी इसी के अंडर में आज के समय पे जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमी का, वो तो मैं साथ साथ आपको समझा ही रही हूँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग। तो अब हम इन मुद्दों पे ध्यान देना शुरू करेंगे। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद दिस पार्ट। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज़, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं। आई जस्ट लुक्ड एट द टाइम। सो लेट अस डू वन थिंग, कि ये जो टॉपिक्स हैं आपके, दिस एंड दिस वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्योंकि इकोनॉमी वाला पार्ट है, आई डोंट वांट टू रश इन टू इट, कि जस्ट बिकॉज इकोनॉमी का पार्ट है तो मैंने अच्छे से उसको एनालाइज नहीं किया। अब ऐसा ना कहो, हमने वैसे भी बाकी सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से टाइम दिया है, तो इसको भी हम थोड़ा अच्छे से टाइम देते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स जो आपके सब टॉपिक्स हैं टॉपिक 8 के, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ये वाला हो चुका है, उसके बाद आपका थोड़ा सा ही रह जाएगा। दिस विल बी कवर्ड इन पेपर 2 सेक्शन भी, तो इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये अलग से थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने अभी तक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन तो कर लिया है। तो ये सारे आई थिंक हार्डली 1 या 2 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएंगे। तो लगभग आज आप ये कह सकते हो कि पेपर 2 सेक्शन A आपका नेक्स्ट लेक्चर में लगभग फिनिश हो जाएगा। फिर मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि पेपर 2 सेक्शन B पढ़ा रही हूँ और साथ में पेपर 2 सेक्शन A का कोई टॉपिक निकाल करके आपको एसोसिएट करके कि देखो ये चीज़ यहाँ पर है, ये भी हम साथ में पढ़ लेते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो लेट अस गो हेड एंड कवर दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। और तब तक के लिए आपको मैं PDF भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। जब आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, बाय देन आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू द PDF फॉर दिस टॉपिक। अभी के लिए यहाँ तक मैंने प्रोवाइड आपको कर दी है। फिर तो आपको पता ही है कि यहाँ पर आपके 3, 4, 5 एंड 8 यही टॉपिक्स बचेंगे। तो ओवरऑल मतलब ठीक है, वी आर टेकिंग आवर टाइम, बट ठीक है, वी डोंट हैव टू रश इन टू इट। दिस इज़ द 101 लेक्चर। तो अगर हमारे इन टोटल आप कहो कि 130 लेक्चर्स या 125 तक भी जाते हैं, या फिर हम 140 लेक्चर्स तक भी जाते हैं, तो भी वर्थ इट है ये। क्योंकि आपको इतने डेप्थ में चीज़ों को समझा दिया जाएगा कि आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि अभी तो पेपर 1 सेक्शन भी पूरा हमें कवर करना है, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके पेपर जनरल स्टडीज़ पेपर 2 की, दैट इज़ पॉलिटी वाला जो आपका पार्ट है, गवर्नेंस का, इंटरनेशनल रिलेशन का। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने देखा ही है, हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़े हैं जो आपको हेल्प करेंगे पेपर 1 जनरल स्टडीज़ में भी। बाकी ओवरऑल ये ऐसे में तो हेल्प करेगा ही, बिकॉज द काइंड ऑफ नॉलेज दैट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू वट एवर इज़ हैपनिंग, आपका ओवरऑल हॉलिस्टिक व्यू बन रहा है। तो यू विल बी एबल टू राइट अ लॉट ऑफ स्टफ, लॉट ऑफ गुड पॉइंट्स इन योर essay पेपर एंड इन एथिक्स एज वेल, क्योंकि पेपर 1 सेक्शन A में हमने एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। So this is it for this video. Thank you very much. Bye bye. Take care.